ओके बच्चों, अब समय आ गया है कि 12th वाले बच्चे जो आईएससी बोर्ड कंप्यूटर का पेपर का तैयार कर रहे हैं, वो भी जो भी मेरी मदद मिल सकती है, जो भी आप मदद चाहते हो हमसे, उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को पूछते रहिए। आज मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है, गेस्ट पेपर मैंने बनाया है उसके लिए, वो मैं दे रहा हूं और आप इसको लगाइएगा, समझिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में मिलने वाले हैं। तो और बाकी सेम टाइप के क्वेश्चन तो सारे ही मिल जाएंगे, इसके लिए बिल्कुल विश्वास कीजिए और लास्ट तक इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी मैं ये अभी ऑनलाइन में भी अपलोड करूंगा। अगर कोई ऑनलाइन वाले बच्चे के प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। देखिए, इसको मैं कोशिश करूंगा एक ही पार्ट में हो जाए, नहीं तो 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं वो फटाफट आंसर करते जाइए, जो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन है। अरे ये तो आंसर लिखा ही है, किस मैं छुपा के थोड़ा सा बोलूंगा। तो जैसे यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपका है, जिसमें 2 तरीके से इसको बच्चों पूछा जा सकता है। पहला तरीका है कि आपका लॉ का नाम दे दिया, जो बुलियन लॉ है उनका नाम दे दिया और नीचे उसकी एक्सप्रेशन दी गई है, तो उनमें से कोई एक एक्सप्रेशन आपकी सही होगी। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, ये एक्सप्रेशन ही उठा के ऊपर दे देंगे और नीचे ये कम्युनिकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इस टाइप के लॉ का नाम लिख देंगे, आप पहचानो। तो इसका मतलब 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन फिक्स है, आपको लॉज याद करने ही पड़ेंगे विद नेम। और उसमें क्योंकि हर लॉ में लगभग 2 उसमें एक्सप्रेशंस होती हैं, तो पहली वाली एक्सप्रेशन आप याद कर लीजिए और दूसरी वाली एक्सप्रेशन में याद करने की जरूरत नहीं है। पहली वाली एक्सप्रेशन में जहां पे डॉट लगा था, वहां पे अगर प्लस कर दोगे और जहां प्लस लगा था वहां डॉट कर दोगे, तो दूसरी वाली एक्सप्रेशन अपने आप बन जाती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि पहला कम्युनिकेटिव लॉ हमने दिया है, तो उसके हिसाब से आपका ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा। एसर्शन रीजन के आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं और 3 भी हो सकते हैं बच्चों, इसके लिए रेडी रहिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे एसर्शन में दिया है द इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन इज P बाई कंडीशनल Q विच इज इक्वल टू P कंडीशनल Q डॉट Q कंडीशनल P। तो अगर आपने ये आपका जो पहला प्रोपोर्शनल लॉजिक है इसका लॉ पढ़ा होगा, तो आपको याद आना चाहिए कि इक्विवेलेंस यानी कि बाई कंडीशनल को पूछा जा रहा है और ये क्या इसके इक्विवेलेंट होता है या नहीं होता है। तो ये बात आपके हिसाब से क्या है, ट्रू है या फॉल्स है बच्चों, फटाफट बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे। बिल्कुल, क्योंकि इसके 2 फॉर्मेट थे, मैं याद दिला दूं। अब जैसे मैंने ये दिया है तो कोई जरूरी नहीं यही आए, इसके इक्वल में अगर ये नहीं देंगे तो वो ये ऐसे दे सकते हैं, P बार Q बार प्लस PQ, इस तरीके से भी दिया जाता है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। तो यानी इसके इक्विवेलेंट ये हो या इसके इक्विवेलेंट ये हो, दोनों का मतलब सेम है। तो एसर्शन आपका सही हो गया है। उसके बाद एन इक्विवेलेंस स्टेटमेंट ऑलवेज गिव्स द फाइनल रिजल्ट एज कॉन्टिंजेंसीज। तो अब इस बारे में बताइए। कॉन्टिंजेंसीज का मतलब आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई ट्रुथ टेबल बनाई जाए तो उसमें 0 1 का मिक्सचर होना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल रिजल्ट इसका जो आएगा वो 0 1 से मिक्सचर होगा, बिल्कुल होगा। और क्योंकि ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है तो आपका आंसर का क्या जाना चाहिए, ABCD। जल्दी से बताइए बच्चों फटाफट। ठीक है, ए इसके हिसाब से आप बता रहे हैं तो ए ही होगा। और यह तो सी दिया गया है, क्या कहा जा रहा है, समझो बात को। अब देखो सी दे दिया, क्या चीज, अच्छा। अब यहां पे अभी आप देख रहे थे कि हम लोगों ने कहा कि इक्विवेलेंस स्टेटमेंट ऑलवेज गिव्स फाइनल रिजल्ट एज कॉन्टिंजेंसीज। तो वहां पे छोटा सा ट्रिक था कि हिंट क्या था कि कॉन्टिंजेंसीज का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 1 से मिक्स करके फाइनल आउटपुट आना चाहिए ट्रुथ टेबल में। लेकिन यहां पे इक्विवेलेंस में ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ये है तो इक्विवेलेंस का फाइनल रिजल्ट क्या आता है, एक्स नॉर गेट जैसा होता है, यानी कि ऊपर 1 बीच में 0 0 1। और अगर कॉन्टिंजेंसीज की बात करें तो कॉन्टिंजेंसीज में ये 0 1 1 0 या 0 1 0 1, तो यानी ये भी फॉर्मेट हो सकता है कॉन्टिंजेंसीज, ये भी फॉर्मेट हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या लगा है, ऑलवेज लगा है। तो ऑलवेज का मतलब वो यही कह रहा है कि यही हमेशा आता है कॉन्टिंजेंसीज में। ये बात गलत है कि बिल्कुल डिक्टो यही कॉन्टिंजेंसीज में नहीं आता, कॉन्टिंजेंसीज में कोई भी इनमें से हो सकता है। इसलिए आपका रीजन जो है वो फॉल्स हो गया है, एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स हो गया है। उसके हिसाब से ऑप्शन सी जाएगा बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि एक खाली ऑलवेज के चक्कर में ऐसा हो गया। अगर ऑलवेज ना लगाया जाता तो ये भी आपका सही माना जाता। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको जब आप डुअल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो मैं यहां पे फंडामेंटल भी बताता चल रहा हूं। डुअल का मतलब है कि जहां कहीं भी एक्सप्रेशन में प्लस लगा हो वहां पे डॉट कर दीजिएगा और जहां पे डॉट लगा हो वहां पर प्लस कर दीजिएगा। और बार का साइन जो होता है उसको छूना नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। अब कई यहां पर एक और प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को लगता है कि जो भी चेंजेस करने के बाद आई है एक्सप्रेशन उसको सॉल्व भी करना है, तो बच्चों उसको सॉल्व नहीं किया जाता है। फाइनल जो आ गया डॉट प्लस प्लस डॉट वाइस वर्सा करते हुए, और 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, बस ये होता है। तो इसके हिसाब से देखिए ये आपका
प्लस है, ये डॉट है, तो प्लस वाला जो है डॉट बन जाएगा, तो डॉट बन गया, और डॉट जो है प्लस बन जाएगा तो बन गया, ये ठीक है। और उसके बाद देखा जाए ये 0 जो है 1 बन जाए तो ये 1 बन गया, ठीक है। और ये क्यू ऐसे बना रहेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ए, ठीक। तो फंडामेंटल भी आपको बताया जा रहा है, आप उसको गौर कीजिएगा। अब जैसे यहां पर देखें इस टाइप का क्वेश्चन, ये मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, वरना नॉर्मली क्या होता है यहां पर सॉप एक्सप्रेशन होती है और उसको वो यहां पर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं। तो सॉप या पॉज एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब, एक और चीज मैं बता दूं यहां पर कि बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया गया कॉम्प्लीमेंट का मतलब होल बार लगाओ और जो भी उसका चेंज करें, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन किया आपने, जो रिजल्ट आना हुआ वो आ गया, वही उसका कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन बच्चों मैं बता दूं आपको, सॉप या पॉज में कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं होता है। सॉप या पॉज में कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो नंबर यहां आ गए हैं उसके बाद जो बचे हुए नंबर हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। जैसे कि अगर देखें यहां पे कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल का मतलब है 2 की पावर 3, तो यानी कि ओवरऑल आपका यहां पर 8 वैल्यूज होनी चाहिए। तो 8 वैल्यू 0 से 7 तक जाएंगी बच्चों। अब 0 से 7 तक जाएंगी तो उसमें हमारा ये पॉज फॉर्म में दिया गया है, तो पॉज में 0 से 7 के बीच में आपका 0, 3, 5, 6 ये आ चुका है। अब क्या नहीं आया है ये आपको ढूंढना है। तो 1 नहीं आया है, 2 नहीं आया है, 4 नहीं आया है और 7 ये नहीं आया। अब ये वैल्यू जिससे मिल रही होगी, तो देखो किससे मिल रही है, आपकी सी से मिल रही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें कॉम्प्लीमेंट करने के चक्कर में ना पड़िएगा, बस इसका इतना ही मतलब है कि जो वैल्यू आपकी 0 से 7 में इसमें एक्सप्रेशन में आ गई हैं उनके ऑप्शन डी होगा आपके हिसाब से। अच्छा उसको भी मैं बी, अच्छा मैं देख नहीं पाया, 1 2 4 7 1 2, अच्छा हाँ, अच्छा ये भी तो ध्यान दो कि ये 100 पे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये होगा 1 2 4 7, है ना। साइन भी पहचानना है आपको। अब देखो ये वैल्यू हमने जानबूझ के ऐसी रखी थी कि जो है बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है, ऐसे बोर्ड में भी रखा जाता है, तो साइन आपका यहाँ पे सिग्मा का आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन बी होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देते रहे, पार्टिसिपेट करें, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन बी आपका करेक्ट टिक है। बाकी मीनिंग आपको समझ में आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया है इस पे मुझे बहुत उम्मीद लग रही कि ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे कि 2024 में यानी 2024 में आपका क्वेश्चन बनाया गया था कि और नॉट और आगे दिया था नॉर से कनेक्ट होकर क्या बनता है सीरीज में, तो उसके हिसाब से मैंने उसी को कन्वर्ट कर दिया है और को एंड बना दिया है। एंड और नैंड में कॉम्बिनेशन बनाने से ये नैंड, आई थिंक एंड और नैंड, हाँ, आर कनेक्टेड इन सीरीज द लॉजिक गेट, कौन सा इसमें बनेगा। तो देखो आपने जब नैंड टू नैंड नॉट टू नॉट नेटवर्क पढ़े होंगे आपने, तो उसमें नैंड गेट के थ्रू अगर ये सब बनाना है आपको, तो उसमें आपने क्या जाना होगा, तुम लोग बताओ जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। नहीं, बेसिक गेट तो नहीं होगा इसमें, देखो अभी हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। नैंड, अच्छा देखो नैंड वाला आप याद करो एक्सप्रेशन के हिसाब से, यहां पे लिखा है एंड नॉट। एक्चुअली हमारे दिमाग में कोई और भी क्वेश्चन वाइब्रेट हो रहा है कि जब नैंड टू नैंड नेटवर्क से अगर हम इस चीज को बनाते हैं तो क्या बनेगा, वो अलग बात है, इसका आंसर नैंड है। हम कहना इसमें ये चाह रहे थे कि अगर आपने इस तरीके से बनाया है, जैसे कि ये एक आपने ए लिया और यहाँ पे आपने नैंड गेट बना दिया और फिर आपने ये बी लिया यहाँ, अच्छा इसी में पास कर देते हैं, ये ऐसे सपोज ये बी है और ये आपका नैंड हो गया, फिर उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर ये नैंड पास किया ऐसे, तो देखो यहाँ पर ए और बी इसमें से पास किए गए हैं, तो ये ए बी का होल बार हो जाएगा और फिर इसके बाद फिर से ये ए और बी का होल बार का डबल बार हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी। हमारा क्वेश्चन अभी देखो काफी समय हो गया ये बनाए हुए, तो मैंने दे दिया था आप लोगों को, लेकिन हमारा जो मेन मतलब था वो इससे था कि अगर ये इस तरीके से पास आउट किया गया है तो आपका ये कौन सा गेट इसके पीछे है। तो देखा जाए आपने पढ़ा होगा एंड गेट को यूजिंग नैंड बनाओ, एंड गेट को यूजिंग नैंड बनाओ, तो एंड गेट को अगर नैंड से बनाओगे तो ये वाला एक्सप्रेशन अगर आपका शो कर दिया जाए, सपोज दैट मान लीजिए ये ना लिखा हो, सीधे सीधे ये गेट ही बना हो, देखो बहुत अच्छी चीज है, ग्राफिकल फॉर्म में ये गेट ही बना हो और पूछा जाए इनमें से किससे मैच होगा वो, तो आप किसके साथ जाओगे, आप बताओ। ये एंड है, एंड को नैंड के थ्रू बनाया गया, तो देखो लास्ट में एक्सप्रेशन क्या निकली, ए डॉट बी, और ए डॉट बी क्या है, एंड है। तो अभी मैं चाहूंगा कि आप इसको मान लें कि हमारा उद्देश्य यही था कि मान लीजिए ये पिक्चर दी गई है और उससे पूछा गया कि ये किस बेसिक गेट से मैच कर रहा है, तो ये एंड गेट से मैच कर रहा है, ठीक है।
और बाकी अगर आप जो है स्पेशली, क्योंकि मैं क्वेश्चन यही देना चाह रहा था, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन बदल गया है, तो क्वेश्चन बदल गया है उसके हिसाब से एंड और नॉट अगर ऐड करें तो आपका नैंड ही बनता है, तो आपका यहां पे तो आंसर हमारा नैंड हो जाएगा। लेकिन इसको जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन था, यही मैं लिखना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि बहुत सारा डेटा इधर से देखा उधर से देखा, तो हमने थोड़ा लिखने में इस तरीके से लिख दिया है, जबकि यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनना चाहिए कि अगर और गेट को, क्योंकि क्वेश्चन यही आया था कि और गेट को अगर आपका नॉर से पास किया जाए तो क्या बनेगा, तो रियल में नॉर का वो पिक्चर ये वाला बना होगा, और उसे वो किसका गेट था, वो और का था। ऐसे हम देना चाह रहे थे, ये एंड का है। तो ठीक है, अब याद आ गया है तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, इसको याद रखिएगा। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से तो एंड ही आप लगा लीजिए। फिर देखिए जरा, देखिए एसर्शन में दिया गया है यूनिवर्सल गेट आर नैंड और नॉट, ये नैंड और नॉट, तो ये बात सही है। उसके बाद रीजन में दिया गया बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज गेट फंडामेंटल एलिमेंट्री गेट्स कैन बी क्रिएटेड, तो ये बात भी सही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपका ऑप्शन ए के साथ में आप जाओगे, ऑप्शन ए रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not correct explanation about interface? अब बच्चों यहां पे एक और चीज मैं 1 मार्क्स का रिवील कर रहा हूं कि इंटरफेस बच्चों आप बहुत कायदे से पढ़ लीजिएगा। आज मैं ये चीज बोल रहा हूं, बोर्ड में आप देखोगे, इंटरफेस बहुत कायदे से पढ़िएगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज बहुत कायदे से पढ़िएगा, क्योंकि बिना इंटरफेस की थ्योरी के आपका पेपर बन ही नहीं सकता, ये आप मान के चलिएगा। तो एक क्वेश्चन आपका थ्योरी में इंटरफेस की प्रोस कॉन्स और या उसका यूज, ये सब पढ़ के, या उसका सिंटैक्स, कौन से कीवर्ड यूज होते हैं इंटरफेस बनाते समय, जरूर। और उसका मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे भी डाला है, आप लोगों के ऐप पे भी पड़ा है, आप उसको जरूर देखिएगा। जरा बताइए इसमें से, हमने जानबूझ के यहां पर इंटरफेस को ही एक्सप्लेन कर दिया है, बस एक चीज इसमें जो है रॉन्ग है, बाकी सब सही है। पढ़ के बताइए बच्चों। सी, देखिए यहां पे एक्सप्लेन भी मैं कर दे रहा हूं, जैसे इंटरफेस की ये सारी प्रॉपर्टी लिखी है, ऑप्शन आपका यहां पर सी है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी है कि इंटरफेस इसको फॉलो नहीं करता। तो इंटरफेस ओनली डिक्लेयर्ड पब्लिक abstract method but do not provide implementation। तो इंटरफेस में जो कीवर्ड, जो वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर किए जाते हैं या जो फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं, वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किए जाते हैं। उसके बाद जो है अ क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस ओवरकमिंग द सिंगल इनहेरिटेंस लिमिटेशन ऑफ क्लासेस। इस लाइन का क्या मतलब है, जब इनहेरिटेंस आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें आपको यह बताया गया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा यूज नहीं करती। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि बेस क्लास आपकी एक से अधिक है, जैसे ए और बी, ये आपकी बेस क्लास एक से अधिक है और ये किसी एक ही सब क्लास में जुड़ रही है, तो ये आपका क्या है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल अलग है, ये मल्टीपल है, मोर देन वन बेस क्लास आर कनेक्टेड टू सिंगल सब क्लास, तो ये जावा में प्रोवाइड नहीं किया गया है, जबकि ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जावा इसको सपोर्ट नहीं करती। तो अब ये वाला फीचर्स अगर हमें पाना है तो उसके लिए ही बच्चों यहां पर इंटरफेस टॉपिक डेवलप किया गया। इंटरफेस का मेन काम है कि क्योंकि इंटरफेस एज अ क्लास ही ट्रीट किया जाता है, क्लास के तरीके से वर्क कर रहा होता है, प्योर नहीं लेकिन क्लास के जैसा ही होता है। तो एक से अधिक क्लास नहीं जोड़ी जा सकती, लेकिन एक से अधिक इंटरफेस किसी क्लास में जोड़े जा सकते हैं। तो यहां पर अ क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस ओवरकमिंग द सिंगल इनहेरिटेंस लिमिटेशंस ऑफ क्लास। सिंगल इनहेरिटेंस में से दो ही क्लासेस आपस में जोड़ी जा सकती है, लेकिन अगर एक से अधिक क्लास बेस क्लास जोड़ना है तो नहीं कर सकते थे, इसके लिए ही आपका इंटरफेस बनाया गया है। उसके बाद ये वाला पॉइंट आपका इसमें नहीं होता है, जो गलत है इसमें, इसको क्वेश्चन को सपोर्ट कर रहा है। इंटरफेस कैन हैव कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। तो क्लास के अंदर बच्चों कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, नहीं बनाया जाता है। और फिर ये भी बात आपकी इंटरफेस को ही फॉलो करती है, एवरी वेरिएबल इन अ इंटरफेस इज इंप्लिसिटली पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, और आपका मीनिंग दे आर कांस्टेंट। इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो जैसे INT A डिक्लेयर करना है तो आपको पब्लिक तो ऑप्शनल है, लेकिन स्टैटिक फाइनल जरूर लगाना पड़ेगा आपको, यानी स्टैटिक फाइनल या फाइनल स्टैटिक INT A, तो वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर होते हैं, मैंने एग्जांपल भी दिया, आप उसको जरूर देखिएगा। तो ऑप्शन सी है। तो इंटरफेस की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके सामने आ चुकी हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर से मैंने एक एसर्शन रीजन का डाल दिया है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, मे बी आ जाए। तो इसमें क्या है, क्यू के बारे में लिखा हुआ है, क्यूज आर यूज्ड इन CPU शेड्यूलिंग, प्रिंटिंग, स्पूलिंग एंड नेटवर्क डेटा हैंडलिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपको बताया गया था, क्यू का मतलब एक लाइन होती है और ये FIFO कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। FIFO, तो मान लीजिए यहां पर कोई वर्क परफॉर्म होना है तो आपको इस लाइन में लगना होता था, और एक एक करके लोग यहां लगे हैं और यहां पे वर्क परफॉर्म करके निकल जा रहे हैं, इस तरीके से यहां पे वर्क होता है।
तो ये वाली बात सही है कि सीपीयू का ही ये काम होता है शेड्यूल करना, कि प्रिंटिंग हो रही है या नेटवर्क में डेटा इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, ये सब कौन करता है? सीपीयू करता है। और ये किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? क्यू के हिसाब से। लाइन में जो कमांड आपने दिए हैं, तो जो पहले कमांड दिया है उसको पहले एग्जीक्यूट कराएगा, जो बाद में कमांड दिया है उसको बाद। तो फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो ये वाली बात सही हो गई। फिर क्यू प्रोसेस टास्क इन फीफो ऑर्डर और इंश्योरिंग दैट रिक्वेस्ट आर हैंडल्ड इन द ऑर्डर दे अराइव। जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई है उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये वाली बात भी सही है और ये ऊपर को एक्सप्लेन भी कर रहा है सेशन को। तो ऑप्शन आपका ए यहां पर सही हो गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं खाली आंसर ही नहीं बता रहा हूं, यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको भी गौर कीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वर्स्ट केस बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। कई बच्चे आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की कंप्यूटर की, तो उनके दिमाग में ये वाला टॉपिक अगर ज्यादा नहीं बताया गया है तो ये वाला टॉपिक मिसिंग है। वो दुनिया भर का सब कुछ पढ़े डाल रहे हैं और इस टॉपिक पे गौर नहीं कर रहे हैं। 1 मार्क्स आपका ये टॉपिक लिया जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया है। तो यहां पे मैंने ये कौन सा कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक है जिसमें बिगो नोटेशन, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये इसका क्वेश्चन इसी पार्ट में आपको मिलना है। मैंने कंबाइन करके दिया है। पिछले गेस्ट पेपर में जो लास्ट ईयर का था उसमें डोमेन टर्म हमारे गेस्ट पेपर वाला बिल्कुल डिक्टो फंसा था। तो भगवान चाहेगा इस बार भी आपका जो हमने दिया है यही फंस जाएगा। मैंने मिक्सर करने की कोशिश की है। तो आपका वर्स्ट केस और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, इसमें डिफरेंस कहा गया। तो डिफरेंस में डिफरेंस कुछ नहीं बताना है आपको, वर्स्ट केस को एक्सप्लेन कर देना है, बेस्ट केस को एक्सप्लेन कर देना है। तो वर्स्ट केस में क्या होता है, जो आपका प्रोसेसिंग होती है उसमें मैक्सिमम टाइम लगता है, और बेस्ट केस क्या होता है जिसमें प्रोसेसिंग में कम से कम टाइम लगता है। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अभी हम लोग नीचे देख लेंगे। और फिर कैलकुलेट द वर्स्ट केस। अच्छा, आपके कोर्स में वर्स्ट केस ही कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। तो ये टॉपिक मैंने कल ही पढ़ाया था। जल्दी से बताइए, ये नेस्टेड लूप है, इसमें वर्स्ट केस का क्या बनेगा फॉर्मूला ऑनलाइन में? अगर पढ़ लिया है, समझ में आ गया तो ऑनलाइन वाले ओ एम सॉरी एन इंटू एम, बिल्कुल सही। हमने बताया है आपको कि जब नेस्टेड लूप लगा हो तो नेस्टेड लूप में हमेशा देखो बिगो नोटेशन को ओ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ओ, और ब्रैकेट में आपको ये लूप जहां जहां तक चले हैं बस उन वेरिएबल्स को यहां पर फोकस करवाना है। तो अगर नेस्टेड लूप है तो यहां पर एन और एम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे जाएंगे। ठीक है, और यहीं पर अगर ये n होता, सपोज दैट यहां पर m ना होकर n होता, तो यहां पे m इंटू n इंटू m की जगह पर n स्क्वायर लिखा जाता है। देखो अगर दोनों n है तो n स्क्वायर लिखा जाएगा, अगर ये n m है तो ये आपका n इंटू m लिखा जाएगा। और बाकी मैंने बताया था कि मान लीजिए अलग अलग लूप है, एक फॉर लूप ये है और इसका वर्क किया, और एक फॉर लूप मान लीजिए आपका ये दूसरा अलग से लगा दिया, तो अब क्या है, ये नेस्टेड नहीं है। तो नेस्टेड नहीं है तो यहां पर जब ये अलग अलग है, मान लीजिए ये n है और ये m है, तो आपका यहां पर प्लस आ जाएगा। बस याद रखिएगा, अगर नेस्टेड नहीं है तो अलग अलग सिंबल है तो प्लस आ जाएगा। और मान लीजिए दोनों में यहां n है और यहां भी n है और ये नेस्टेड नहीं है, तब क्या होगा, n प्लस n होगा, जिसका आंसर आपका 2n आता है। और कांस्टेंट वैल्यू रिमूव कर दी जाती है, इसलिए ये सिर्फ on रह जाएगा। इस वाली बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। कोई बच्चा ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन हाँ आ तो गया, आद्या। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो गया ये सब चीजें जो अभी बताई गई? बोलते रहिए, चाय नाश्ता तो करके बैठे होंगे। तो देखिए मैंने यहां पर सब बता दिया है। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जब कैलकुलेट करोगे तो ये यहां पर आप जो मैंने लिखने का तरीका बताया था, ओ ब्रैकेट में n इंटू एम ही लिखिएगा। और यहां पे बेस्ट केस जो है 1 माना जाएगा यानी ओ एन, और वर्स्ट केस जो है ओ एन इंटू एम माना जाएगा। और इसको मैंने डिफरेंसेस जो उसमें स्लाइड में दिए हैं पीडीएफ फाइल में, उस हिसाब से लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये तो छोटा सा पूछ दिया था मैंने, चलिए आंसर सामने आ चुका, कोई बात नहीं। हाउ इज अ हाफ एडर डिफरेंट फ्रॉम फुल एडर? तो हाफ एडर में 2 बिट बाइनरी डिजिट्स ऐड की जाती हैं, 2 बिट बाइनरी डिजिट्स ऐड की जाती हैं और प्रोड्यूस सम एंड कैरी होता है। और फुल एडर में 3 बिट बाइनरी डिजिट्स ऐड की जाती हैं और प्रोड्यूस सम और कैरी होता है। यहां पर 3 है, देखिए 3 बिट है और ये आपका 2 बिट है, इसके हिसाब से लिखिएगा। अच्छा, ये जैसे कि मैंने अभी भी एक क्वेश्चन बताया था वो जरूर आएगा, ऐसे ये भी क्वेश्चन हाफ एडर का कुछ ना कुछ आपका जरूर आएगा, बिना इसके पेपर नहीं बनना है। तो हाफ एडर फुल एडर का फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ के रखिएगा। ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि 12th में हर क्वेश्चन फिक्स है, अपनी जगह पे ही आता है। आपको सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए, यानी सॉल्व करने का तरीका अगर आपको आता है क्वेश्चन तो बदल ही जाएगा। आपको तरीका आता है तो आप आसानी से कर लोगे। तो ये तो खैर एमसीक्यू नहीं है, इसको हम लोग सीधे सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप देख लीजिए कैसे किया गया है।
देखो यहां पर बेस मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर आपको ये वैसे बेड मॉस बॉड मॉस वाला रूल लगा सकते हैं, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, कभी कभार अलग होता है। अदरवाइज बहुत सारे तरीके स्टैक वाले लोग यूज करते थे पहले, अब वो स्टैक वाला नहीं यूज करना, जैसे ऐसे लाइन करके पहले यहां ए आया और फिर इसका ऑपरेटर आया, इस तरीके समझाते थे, वो तरीका आप नहीं यूज करना है, आपको सीधे कैलकुलेशन में स्टेप्स देखते हुए कर देना है। तो यहां पर मैं एक बार फिर से वो प्रेसिडेंस वाला बता दे रहा हूं कि आप इस प्रेसिडेंस को फॉलो कीजिएगा कि अगर कोई स्पेशल सिंबल है जैसे ये वाला, तो इसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड, इसका प्रेसिडेंस मानिएगा, कंप्यूटर इसी को फॉलो करता है। और तीसरे नंबर पे आपका प्लस और माइनस, और इस देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे आप ब्रैकेट रख दीजिएगा, सबसे पहले नंबर पे ब्रैकेट, नंबर 2 पे कोई स्पेशल सिंबल, नंबर 3 पे ये और नंबर 4 पे ये, इसको फॉलो कीजिएगा। अब उसमें एक्सप्रेशन आपको लेफ्ट टू राइट की ओर ही यहां पर वॉच करनी है, देखनी है और सॉल्व करनी है। बस अंतर ये रहेगा कि मान लीजिए अगर जैसे a मल्टीप्लाई b और डिवाइड सी इस तरीके से आया, और एक है a डिवाइड b और मल्टीप्लाई सी इस तरीके से आया। अगर इस तरीके से आ रहा है तो आप देखिए लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय इसको कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, यानी कि लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय अगर सेम प्रेसिडेंस, जैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम प्रेसिडेंस में है, तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा और डिवाइड बाद में सॉल्व होगा, ये याद रखिएगा। ऐसे ही अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई आ जाए तो क्योंकि सेम प्रेसिडेंस में है, तो लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय डिवाइड पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई बाद में सॉल्व होगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सेम प्रेसिडेंस वाले का। बाकी आप देखिए यहां पर और भी कुछ की पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको सॉल्व करते समय पेंसिल्स का जरूर यूज कीजिएगा पेन के साथ में। कहां पे पेंसिल यूज करनी है मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा तरीका है। आप पहले देखिए कि इंटरनल ब्रैकेट कौन से हैं, तो ये है इंटरनल ब्रैकेट और ये है, और वो वाला एक्सटर्नल है। तो इंटरनल ब्रैकेट में आप इसको अच्छा याद रखिएगा, ये हमेशा इनफिक्स से पोस्टफिक्स ही आता है, लेकिन 2 बार से ऐसा हुआ है कि प्रीफिक्स में भी 2 बार पूछा गया है बोर्ड में, तो इसलिए आप दोनों की प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैंने जानबूझ के प्रीफिक्स दिया है, वरना ये इनफिक्स ही आएगा, आप ये मान के लेकर। मेरा उद्देश्य ये है कि जो चीज धोखे से आ जाए और आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हो, उसकी तैयारी पहले होनी चाहिए, और जो चीज फिक्स है कि ये तो आएगा ही आएगा, उसकी तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं और सभी लोग बता रहे हैं। तो प्रीफिक्स की तैयारी आप नहीं करोगे तो धोखा खा सकते हो। आएगा इनफिक्स में, इनफिक्स वाला मैं अभी करके दिखा दूंगा, प्रीफिक्स वाला लिखा है, इसको देख लीजिए। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वेरिएबल्स हैं, तो ऑपरेटर वेरिएबल से पहले जाएगा, और पोस्टफिक्स का मतलब होता है बाद में जाएगा। तो अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय, तो पहला ये ब्रैकेट मिल रहा है इंटरनल वाला, तो इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस इधर आ जाएगा, यानी कि प्लस बीसी। अब आपको ये तो आपने पेन से लिखा है, अब पेंसिल का यूज कीजिएगा कि जितना ये आपने सॉल्व कर लिया इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा कि ये फिक्स हो गया, और फिक्स होने का मतलब है अब इसके बीच में कोई ऑपरेटर नहीं आ सकता। इसी लाइन में मैंने डी प्लस ई को भी सॉल्व कर लिया है, तो ये प्लस साइन इधर चला जाएगा, तो ये आपका प्लस डी आ जाएगा। अब क्योंकि ये भी फिक्स हो गया है, इसका मतलब इसको भी अंडरलाइन पेंसिल से कर लीजिएगा कि इसका मतलब इसके बीच में अब कोई साइन नहीं आएगा। अब देखें, अब बाहर वाला फाइनल ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करना रह गया, तो फाइनल ब्रैकेट में ये वाला प्लस और ये वाला मल्टीप्लाई बचा है। तो अभी ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपने देखा था, तो मल्टीप्लाई बड़ा होता है प्लस से, तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। अब मल्टीप्लाई जब सॉल्व होगा तो ये ई के इधर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पोर्शन फिक्स हो गया है ना, ये पूरा का पूरा इधर जंप करके आएगा, और पूरा का पूरा इधर जंप करके आएगा, तो मल्टीप्लाई और प्लस तो यहाँ पे है ही पहले से ही, डी पहले से ही है, और एफ इसके साथ आ जाएगा। अब क्योंकि ये पोर्शन सॉल्व हो चुका है, तो यानी ये फिक्स हो गया है। अब बीच वाला आपका क्या बचा, बीच वाला आपका ये वाला प्लस खाली बचा है और ये वाला प्लस बचा है। तो लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय जब दोनों प्लस देखेंगे तो ये वाला प्लस पहले मिल जाएगा और ये वाला प्लस बाद में है, तो जो पहले मिल जाए उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो आप ये वाला प्लस पहले सॉल्व करोगे तो ये प्लस इधर जाएगा, और आपका प्लस ए और ये वाला प्लस तो है इसके साथ में प्लस बीसी, ये आपका इतना बन जाएगा। उसके बाद अब बचा खाली बीच वाला प्लस, और ये फिक्स हो गया, अब इसके बीच में कोई ऑपरेटर नहीं आ सकता है, तो ये वाला प्लस पूरा का पूरा ब्रैकेट के इस पार जाएगा, तो यानी यहां पे डबल प्लस ए प्लस बी सी इंटू प्लस डी ई एफ, ये सब हो गए सॉल्व। तो ये हमने पूरा अंडरलाइन कर दी, ये सॉल्व हो गए हैं। अब इसके बाद ये खाली डिवाइड बचा है, जो कि पूरा का पूरा यहां जंप करके इधर जाएगा, और आपका फाइनल आंसर ये आ गया। इस तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे, और लास्ट में ये जितने भी अंडरलाइन किए थे पेंसिल से उसको आपने मिटा दिया, और आपका क्वेश्चन साफ सुथरा आ गया। अब मैं जल्दी से, आप लोग भी ट्राई कीजिए बच्चों, इसको पोस्टफिक्स में बना के देखिए, और मैं भी यहां पर बना रहा हूं पोस्टफिक्स में। सारे बच्चे ट्राई करें यहां पर पोस्टफिक्स वाला, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इंटू एफ और डिवाइडेड बाई जी। अब देखिए ये मैं आपके सामने ही कर रहा हूं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो आप खुद ही यहां पे देख पाओगे। तो सबसे पहले इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, तो हम यहां पर ए प्लस और इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां पर बी प्लस सी हो जाएगा, बी सी प्लस हो जाएगा, और उसके बाद इसको कर दीजिए अंडरलाइन क्योंकि ये फिक्स हो गया है। फिर प्लस और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका डी ई प्लस हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, और उसका ब्रैकेट इंटू एफ डिवाइडेड बाई जी, ये ब्रैकेट हमारा अच्छा इसका था, ठीक है।
इतना सॉल्व हो गया है। अब हमने ब्रैकेट चाहे तो खोल सकते हैं और नहीं चाहे तो अभी लगाए रखो, क्योंकि ब्रैकेट लगे होने से फायदा ये है कि ये पूरा इधर जाएगा, ये पूरा इधर जाएगा, ये हमारा क्लियर रहता है। अब देखो, अच्छा ये वाला ब्रैकेट मान लीजिए हमने हटा ही दिया, क्योंकि कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट कर रहा होगा, वो अपनी सुविधा के हिसाब से आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। ये वाला मैंने सही लगाया है? नहीं, ये सही नहीं लगाया। ये ब्रैकेट हमारा यहां पे था, क्वेश्चन में यहां पे था, ठीक है। अब हमारा सॉल्व करने के लिए क्या रह गया है, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बड़ा होता है तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी सी प्लस ये अंडरलाइन ही रहेगा, प्लस डी ई प्लस ये अंडरलाइन रहेगा, और ये आपका उधर चला जाएगा, यानी कि f इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई यहां आ जाएगा। अभी भी ब्रैकेट लगा हुआ है आपका, डिवाइडेड बाई g। उसके बाद अब ये दोनों प्लस में, ये पहले जो प्लस मिल जाएगा क्योंकि दोनों बराबर प्रेसिडेंस पे हैं, तो ये पहले सॉल्व हो जाएगा, यानी a b c प्लस और ये वाला प्लस इधर आ जाएगा, तो ये भी प्लस हो गया। अभी ये वाला प्लस बचा है, तो देखो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये फिक्स हो गया। और फिर आपका डी ई प्लस एफ मल्टीप्लाई, तो ये वाला पोर्शन भी आपका फिक्स है, ये भी अंडरलाइन है, डिवाइडेड बाई जी। अब ये वाला प्लस उधर चला जाएगा, कहां, पूरा पूरा जंप करके जाएगा यहां पर, तो आपका बचेगा, आपका ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ए बी सी प्लस प्लस और वो वाला प्लस उधर चला जाएगा, तो यानी डी ई प्लस एफ इंटू, अब ये वाला प्लस यहां आ जाएगा, तो अब ये ब्रैकेट खुल सकता है और खाली आपका बचा डिवाइडेड बाई जी। अब डिवाइडेड बाई जी जो डिवाइड उधर चला जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ए बी सी प्लस प्लस डी ई प्लस एफ इंटू प्लस जी डिवाइड। कुछ छूटा तो नहीं? अच्छा बच्चों देखो, ये चीज प्रैक्टिस की है, जैसे कि आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व देखिए या सॉल्व करके देखिए, उसका सॉल्यूशन जहां कहीं करेक्ट दिया है उससे मैच कर लीजिए। तो अब जैसे जो नए बच्चे हैं यहां पे देख रहे होंगे, तो वो इसको, इस पार्ट को, यानी ये जो सॉल्यूशन करने का तरीका बताया गया, 2 बार 3 बार अगर रिपीट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पक्का फिक्स रूप से आता है, मिलेगा, आप कर ले जाओगे। तो ठीक है, ये वाला समझ में आ गया है, आगे देख लेते हैं। अब ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल फिक्स है, और देखिए ये आपका 2D एरे का मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है बच्चों। ये रो मेजर वाइज या कॉलम मेजर वाइज दो तरीके का होता है, तो मैंने यहां पर कॉलम मेजर वाइज दिया है, क्योंकि आप अगर 10 इयर्स पे गौर करोगे तो कॉलम मेजर वाइज 10 में से 7 टाइम्स आया, रो मेजर वाइज 3 टाइम्स आया होगा, इसलिए कॉलम मेजर वाइज मैंने रख दिया है। और ऐसे ही स्टैक क्यू में देखोगे बच्चों, तो स्टैक 7 और 6 टाइम आया है, और सॉरी क्यू 7 और 6 टाइम आया है, और स्टैक आपका 2 या 3 टाइम्स आया है। तो स्टैक कम आता है, क्यू ज्यादा आता है। ऐसे ही आपका कॉलम मेजर वाइज ज्यादा आता है और रो मेजर वाइज कम आता है, लेकिन तैयारी आपको दोनों की रखनी है। तो देखो बच्चों, ये कई, इसका फुल डिस्क्रिप्शन तो यहां नहीं बताना पॉसिबल है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है उसको मैं एक्सप्लेन करने दे रहा हूं। जब कभी भी एरे जो है डॉट डॉट फॉर्म में यहां पर वैल्यू दी जाए, तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि ये कॉमा जो लगा है, इससे यहां पर ये जो पहले दिए नंबर ये रो है, और ये बाद में जो नंबर दिए कॉमा के ये कॉलम है। और इसमें भी जो 2-2 नंबर दिए हैं, तो ये पहला वाला जो है रो है ना, तो ये पहला वाला नंबर एलआर कहा जाता है, और ये यूआर, एलआर मतलब लोअर रो, यूआर मतलब अपर रो। ऐसे ही इसमें दूसरे वाले कॉमा के बाद में देखें तो ये आपका एलसी और यूसी कहा जाता है, ये सब डिवीजन आपका हो रहा है यूसी। अब इस फॉर्मेट में ये देने का मतलब है, इसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम हाइड किया गया है, आपको ये निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं दिया है। अगर यही चीज ऐसे ना देकर उन्होंने डायरेक्ट ऐसे दे दी होती, ये आपका 5 दे दिया, ये आपका 10 दे दिया, तो इसका मतलब ये रो और कॉलम हमें गिवन है, ये निकालने नहीं, और इसको हमें फॉर्मूले से ये 5 और 10 टाइप का जो वैल्यू होगी वो निकालनी पड़ेगी। ये दोनों का मतलब रखिएगा, ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, वो ऐसे भी आ सकता है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो हमें, जैसे कॉलम मेजर वाइज है तो अपोजिट हमें चाहिए होता है, तो कॉलम मेजर वाइज इसका मतलब नंबर ऑफ रो चाहिए बच्चों। तो नंबर ऑफ रो के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यूआर माइनस एलआर प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है, यूआर माइनस एलआर प्लस 1। तो पहले हम लोग यहां पर एक बार देख लेंगे कि इसमें क्या आया है। तो यूआर और एलआर प्लस 1, तो रो ये है, यानी यूआर मतलब 8 और फिर माइनस, और एलआर मतलब -6 और प्लस 1 कर दीजिए। तो यहां पे आप देखेंगे 8 माइनस 6 प्लस 1 करने पर आपका ये आपका क्या आया, ये यहां 14 होगा। ओके, मैं इसको करेक्ट करने दे रहा हूं। यहां पे इसको मैं कर दे रहा हूं, ये 8 और 6 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ये 4 है, और 14 प्लस 1 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 15 आ गया। बाकी सारी चीजें और देख लीजिए ऊपर क्या है। ओके, देखिए बच्चों, देखिए इसमें आपका जो है स्टोर एलिमेंट इन कॉलम मेजर वाइज,
या कॉलम मेजर ऑर्डर विद द X54 as 1000 if each element requires character data type for storage find the base case। तो इसमें बेस केस निकालने के लिए कहा गया है, तो बेस केस आपका यहां पर अंडरलाइन कर दिया गया है कि आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये निकालना है। बाकी देखो ये अपने पॉइंट आउट किए ही थे, तो ये आपका UR LR ये सब हमने निकाल रखा है, और जो ये एरे में चीजें दी गई हैं तो ये I होता है, ये J होता है। तो I आपका 5 है, J आपका 4 है, और कई बार यहाँ पे लिखा होगा मेमोरी साइज कितनी बाइट है, तो 2 बाइट है या 4 बाइट है, और कई बार सिर्फ डेटा टाइप लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप लिख दिया, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए जावा में कैरेक्टर डेटा टाइप 2 बाइट मेमोरी साइज लेते हैं, तो यहाँ पर हमें W जो है 2 बाइट रखना पड़ेगा, और अगर आप जो है इंटीजर देते तो 4 बाइट रखना पड़ेगा। तो ये आपको अलग से याद, तो मैंने थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की है कि यहाँ पे कैरेक्टर दे दिया, ना कि डायरेक्ट 2 बाइट दिया है। तो आपका W 2 बाइट हो गया है, और ये पूरे एरे की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1000 है। ये सारी वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, और आप अगर बताओगे अभी समय है तो मैंने इसकी वीडियो वगैरह सब बना रखी है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैं खाली वैल्यू रख के दिखाई दे रहा हूं। फॉर्मूला आपका ये है x ऑफ ij इक्वल टू b प्लस w ब्रैकेट में i माइनस LR प्लस, और फिर ये नंबर ऑफ रो जो निकाली थी, नंबर ऑफ रो को हमेशा j से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नंबर ऑफ कॉलम निकालना होता, जैसे रो मेजर वाइज होता तो नंबर ऑफ कॉलम चाहिए होता, तो उसको हमेशा i वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूले में अंतर है रो मेजर वाइज और कॉलम मेजर वाइज। फिर से एक बार बताता हूं, रो मेजर वाइज और कॉलम मेजर वाइज में अगर रो मेजर वाइज होता तो उसमें कॉलम चाहिए होता, तो कॉलम को आई वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कॉलम मेजर वाइज है तो उसमें नंबर ऑफ रो चाहिए, तो रो को जे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। बस फॉर्मूले में इतना ही अंतर है रो मेजर और कॉलम मेजर में, बाकी सब सेम है। तो देखिए इसकी वैल्यू 1000 हो गई, बी की वैल्यू निकालनी है, मेमोरी साइज 2 बाइट हो गया, आई 5 था, LR -6 था, R आपका 15 निकला था, J आपका 4 था, और LC आपका 12 था। अब बच्चों इसको आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, मैंने सॉल्व करके रखा है, इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं। आपका फाइनल आंसर 498 आया है, ठीक है। इसके हिसाब से आप इसको निकाल लीजिएगा, वैल्यू स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे। अब देखिए आउटपुट तो आपका दमदार आता ही है तो इसको जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने जो आपका बोर्ड पेपर आया था 2024 का या उससे पहले का कुछ हमने देखा है की पॉइंट, तो उसमें हमने यहां पर ये जो क्वेश्चन रखा है ये कैरेक्टर वाला दे दिया, आने के लिए कुछ भी आ सकता है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर अभी आप देखेंगे जब मैं इसको चलाऊंगा तो पता चल जाएगा इसमें हो क्या रहा है। एक बार चेक करते हैं, यहां पर क्या कहा गया, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द मेथड मैक्सकैर। मैक्सकैर नाम से ही नहीं पता चल रहा है, इसमें मैक्सकैर मतलब सबसे बड़ी कैरेक्टर वैल्यू कौन सी है वो निकालना है, नाम ही ऐसा रख दिया गया। वैसे इसका नाम मैक्सकैर बिल्कुल नहीं रखेंगे, अगर बाई चांस ये देना है उनको तो कुछ भी सिंपल करो या कंप्यूट करो इस तरीके रख देंगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ जो एरे है उसकी ये वैल्यू है और CH स्पेस है, यानी कोई वैल्यू नहीं उसके पास, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू क्या है 4 है। तो एक बार इसको चला लेते हैं, तो देखिए CH के पास तो स्पेस है कुछ नहीं है, और n की वैल्यू 4 बता दी है, और इसमें x में पूरा का पूरा ये एरे है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये RAMJI, ये मैंने अपना ही नाम यूज कर लिया है, तो अपना नाम सबको अच्छा लगता है ना, इसलिए हमने सोचा कोई इधर उधर का एग्जांपल क्यों ले, अपने नाम ले ले। अब देखिए यहाँ पे कैसे वर्क हो रहा है, n की वैल्यू क्या है 4 है, और 4 आपका 0 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए। एलसिफ में CHR कहां पे है, CHR है नहीं, यानी यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुआ है, ये आपका एरे है तो ये x होगा बच्चों, ये x होगा, करेक्ट कर लीजिए पेपर में भी, ये आपका x होगा। CHR करोगे तो आप ढूंढते रह जाओगे CHR क्या था, मिलेगा ही नहीं। तो ये x डॉट लेंथ है, तो x डॉट लेंथ का मतलब अपने आप यहाँ पर 4 आ गया होगा, तो n की वैल्यू क्या है 4 है, और 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी, तो ये बाहर गए आप और यहां पर फंक्शन कॉल हो गया। x की वैल्यू यानी कि ये एरे की वैल्यू, ये तो सारी ऐसे ही पास आउट कर दी गई, और CH की वैल्यू भी ऐसे ही पास आउट कर दी गई, यानी कि CH में अभी कुछ था ही नहीं और कुछ आया भी नहीं है, और यहां पे माइनस माइनस n कर दिया गया है। तो n की वैल्यू क्या थी 4 थी, माइनस माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3 वैल्यू लेके ऊपर जा रहा है। अब देखिए 3 छोटा है, क्या चीज 1 2 3 4 5, देखो एक चीज ध्यान दो, हमने n की वैल्यू 4 ले रखी, लेकिन हाँ ये कह सकते हो लेंथ 5 आएगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेंथ आपकी क्या आएगी 1 2 3 4 5, लेंथ 5 आएगी। तो उसके हिसाब से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो ट्रू हो जाएगी वही, तो CH में कोई वैल्यू नहीं आई। गौरव बैठे हो, थोड़ा सा बोल दिया करो। तो यहां पर आपका n की वैल्यू हमने 4 भेजी है, ठीक है, CH में आपका स्पेस भेजा, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब n की वैल्यू 4 है, 4 छोटा है 0 से, कंडीशन फॉल्स, इधर आए n की वैल्यू 4 है, और CH x डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो 4 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है। नीचे आए, अब n में 4 है, n में 4 है तो इंडेक्स नंबर 4 पे क्या है i है, तो अपने आप यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर i आ जाएगा, और फिर चेक हो रहा है ग्रेटर देन CH, और CH में क्या है स्पेस है, कुछ है ही नहीं, तो i स्पेस का ASCII कोड क्या होता है 32 होता है, और i का तो काफी बड़ा होगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहां पर बच्चों क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो
x ऑफ n की वैल्यू ch में जाएगी, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ch की वैल्यू ही ch में चली जाएगी। तो कंडीशन क्योंकि ट्रू हो गई है, i इज ग्रेटर देन स्पेस, तो x ऑफ n पे कौन सा वैल्यू है, x ऑफ n, n 4 है, तो x ऑफ 4 पे क्या है, i है, तो i आपका ch में चला जाएगा, ch में i पहुंच गया। उसके बाद इफ एल्स इफ कोई भी ट्रू हो, आप नीचे तो आओगे ही, क्योंकि ये रिटर्न वाली लाइन एल्स इफ या इफ में नहीं है, तो यहां आओगे, यहां x की वैल्यू पूरी ऐसे भेज दी गई, ch की वैल्यू उसमें क्या आ गई, i, तो ch की वैल्यू स्पेस की जगह पर अब i आ चुकी है, और n माइनस माइनस हो रहा है, तो ये आपका माइनस माइनस n हो रहा है, तो 3 हो जाएगा। अब आपका सही चल रहा है, ठीक है। अब ये 3 हो गया, तो देखिए 3 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। अब यहां पे आ जाइए, n के पास इसमें 3 है, और x डॉट लेंथ में आपका 5 ही निकलेगा, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गया। अब यहां पर 3 वाले इंडेक्स नंबर पे देखिए क्या है, 3 वाले इंडेक्स नंबर पे j है, तो यहां पे मैं रख लेता हूं, यहां पर j आ गया, j इज ग्रेटर देन, और ये स्पेस की जगह पे ch में क्या आ चुका है, i आ चुका है। तो बताओ j बड़ा है i से, i j बाद में आता है, इसका मतलब ट्रू हो रही है, तो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और यहां पर j जो है वो इसमें कॉपी हो जाएगा, तो j यहां पर पहुंच गया। उसके बाद फिर से x एरे पूरा ऐसे ले गया, ch में j है इस समय, तो j ऊपर ले गया, और n की वैल्यू यहां पर कितनी, 2 हो जाएगी। अब आप यहां चेक कर लीजिए, ये 2 हो गई है वैल्यू, और ये भी 2 हो गई है, 2 छोटा है 0 से, कंडीशन फॉल्स, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर से यहां पे 2 वाले बॉक्स पे देखो क्या है, 2 वाले बॉक्स पे आपका m है, तो यहां चेक होगा m इज ग्रेटर देन j, कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका मतलब अब यहां पर क्वेश्चन मार्क एग्जीक्यूट होगा, और यहां पर m चला जाएगा, ये m यहां आ जाएगा, और फिर एरे ऊपर भेज दिया गया, ch आपका m भेज दिया गया, और n माइनस माइनस होकर आपका 2 से 1 हो गया। अब यहां पे बस पहुंच ही गए हैं, अब 1 आ गया, 1 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई। नीचे आए, अब यहां पे 1 वाले बॉक्स पे देखो क्या है, 1 वाले बॉक्स पे आपका a है, तो यहां a आ जाएगा, और ch में क्या है, m है, अभी m आया था, तो a इज ग्रेटर देन m, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। तब आप कहां जाओगे, कोलन साइन में जाओगे, और ch में क्या था, m, तो m ही कॉपी हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। फिर नीचे आए, एरे ऐसे पास कर दिया गया, ch में m है इस समय, ऐसे पास कर दिया गया, और i n माइनस माइनस होकर 0 हो गया, तो यहां 0 रख लो। अब 0 इज ग्रेटर देन लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, और 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आए, और यहां पर 0 वाले बॉक्स पर इस समय क्या आ जाएगा, 0 वाले बॉक्स पर r आ जाएगा, और ch में क्या है आपका, ch में m है। अब r इज ग्रेटर देन ch, यानी m, ऑनलाइन वाले बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, जल्दी बोलें, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब r जो है अपनी वैल्यू को इसमें दे देगा, तो r आपका ch में आ जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आने पर x पूरी वैल्यू दे रहा है, और ch में r है, और n माइनस माइनस होकर -1 हो गया, -1। अब यहां पर -1 इज लेस देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ch रिटर्न कर दे, तो ch के पास लास्ट में वैल्यू क्या थी, r थी, तो आप r आपने रिटर्न कर दिया, और बस रिजल्ट आपका r पे पहुंचा है। तो अब यहां पे पूछा गया इस मेथड में क्या हो रहा है, तो क्या लिखोगे, बताओ ऑनलाइन वाले बच्चे, इस प्रोग्राम में क्या कराया गया है, नहीं, लार्जेस्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, फाइंड द लार्जेस्ट कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, समझ पाए। अब वो r स्टार्टिंग में दिया था वो अलग बात है, r बीच में होता तब भी r ही आता, क्योंकि सबसे बड़ा कैरेक्टर फाइंड आउट करने की आस्काई कोड के आधार पर ये इसमें कराया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे स्टेप्स मैंने दे दिए हैं, लास्ट में फाइनल आंसर आपका r आ गया है। और उसके बाद फंक्शन का पर्पस क्या था, तो पर्पस में मैंने यहां पे लिख दिया है, द फंक्शन फाइंड द मैक्सिमम लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट के हिसाब से मैक्सिमम कैरेक्टर इन अ एरे यूजिंग रिकर्जन के थ्रू ये काम किया गया है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला बच्चों, गौरव अभी व्हाट्सएप पे लिख दो ग्रुप के अंदर कि इस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल हमने नहीं दी है, और अभी आपके पास 2-3 दिन है, 2 दिन, तो आपको ये फाइल देनी थी, लेकिन ना किसी बच्चे ने याद दिलाया, तो हम रह गया। ये क्वेश्चन मार्क वाली कंप्लीट फाइल हमें आपको देनी है, तो व्हाट्सएप पे 1-2 लोग मैसेज डाल दें, जब तक हम ना दें तब तक हमसे कॉल कर करके ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आना है, एक रिकर्जन का आना है, एक ये आना है, तो ये कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको सेपरेट क्लास में, जैसे ये तो गेस्ट पेपर सॉल्व हो रहा है, बाकी सेपरेट क्लास देकर उसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लास का नाम परफेक्ट है, दिस रिकर्सिव फंक्शन कैलकुलेट एंड रिटर्न द सम ऑफ, अच्छा ये रिकर्सिव फंक्शन लिख दिया, मैंने कॉपी पेस्ट मारा था, रिकर्सिव फंक्शन से मतलब नहीं है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से मतलब है, सिंपल सा लूप का प्रोग्राम हो सकता है, अभी देख के बताते हैं। अगर रिकर्जन से तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम देख ही लेते हैं पहले, क्योंकि पेपर बनाए हुए काफी समय हो गया, इस वजह से देखना पड़ेगा। यस बच्चों, ये रिकर्जन टेक्निक से ही है, तो सही लिखा है, दिस रिकर्सिव फंक्शन कैलकुलेट एंड रिटर्न द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ नम एक्सेप्ट इटसेल्फ, मतलब
परफेक्ट नंबर क्या था, याद दिला दें आपको, परफेक्ट नंबर था कि जैसे 6 है तो किसी भी नंबर को 1 से लगाकर उस नंबर के एक पहले तक डिवाइड करा के देखो, 1 2 3 4 5, तो 1 से लगाकर उस नंबर के पहले तक डिवाइड करा के देखो, और जो इसका फैक्टर होगा, जैसे 1 फैक्टर है 6 का, 2 है, 3 है, तो इनका सम जो आएगा यानी कि 6, वो ओरिजिनल नंबर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये आपका परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम था, इसको रिकर्सिव टेक्निक से दे दिया गया है। तो अब आपको यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स में ये चीज हो रही होती है, होनी चाहिए। अब यहां पर एक चीज और बता दी गई है, f की वैल्यू नम डिवाइडेड बाय 2 है, ये बता दिया गया है। तो ये नम डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया गया, क्योंकि किसी भी नंबर के फैक्टर्स उस नंबर का हाफ करने पर जो लास्ट नंबर होगा वहीं तक हो सकते हैं। जैसे कि 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 से आगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इसका फैक्टर हो। इटसेल्फ को तो छोड़ ही देना है आपको। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? यस। तो अब आप यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 की जगह क्या रखा जाएगा। हाँ, तो यहां पर ये रिकर्सिव टेक्निक से ये स्टैक मेमोरी है, जिसमें आपका जैसे हमने 6 दिया है, तो अगर हम यहां पे भेज क्या रहे हैं, नम की वैल्यू, आप नम की वैल्यू कोई एज्यूम की गई है, कोई दिक्कत नहीं, नम की वैल्यू एज्यूम नहीं की गई, लेकिन मैं बताया जा रहा हूं वो दी जाएगी, नम की वैल्यू सपोज दैट ये। अच्छा, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि उसमें आउटपुट तो निकालना नहीं है। आप मान लो कोई भी, जो भी आपको मानना है, लेकिन ये एफ की वैल्यू दे दी गई, तो हम लोग मानेंगे यहां पर इस तरीके से कि नम की वैल्यू 6 है, सपोज दैट यहां पे नम की वैल्यू 6 है, और यहां पे एफ की वैल्यू 3 आ जाएगी क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। अब यहां पर क्या रिटर्न करेंगे ये हमें अभी नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो हम इसको अभी इग्नोर कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं एल्स में। एल्स में डिवाइड हो रहा है, तो क्योंकि फैक्टर्स निकालने हैं तो डिवाइड हो गई, तो ये लिंक थोड़ा सा मिला कि हाँ डिवाइड वाला पोर्शन मिल गया, उसके आगे जो होना है वो देखेंगे। तो नम में 6 है और आई में आपका 3 है, तो 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, कंडीशन ट्रू है, तो किसको जाना चाहिए स्टैक मेमोरी में, 1 2 3 जो फैक्टर थे उनको जाना चाहिए। तो इस समय यहां पर क्या फिल कर दें, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, 2 वाली जगह पर क्या आना चाहिए। नहीं, समझो फैक्टर्स का सम करना है, फैक्टर कौन बता रहा है कि ये फैक्टर है, उस वेरिएबल को होना चाहिए। 6 का फैक्टर 3 है, ये किसने बताया, आई बता रहा है क्या चीज। अच्छा, नहीं वो एक मिनट, एक और फिर ध्यान देना पड़ेगा, ये आई तो इसमें यूज ही नहीं ना, इसको भी करेक्ट करो, ये एफ होगा बच्चे, ये एफ होगा, करेक्ट कर लो इसको, ये करेक्शन अभी बता देना तो फाइनली हम देख लेंगे। तो एफ के पास क्या है, आई तो है ही नहीं ना, एफ है, तो ये मेमोरी में क्या जाना चाहिए बच्चों, फिर से बताओ। यस, तो ये आपका 2 जहां लिखा है इस मेमोरी में आपका यहां पर एफ जाना चाहिए, एफ की वैल्यू जाना चाहिए, ये यहां पर जाएगा। उसके बाद फिर कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो ये एफ मेमोरी में चला गया। एफ की वैल्यू हम स्टैक मेमोरी भी बना के दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे है मान लीजिए, तो एफ की वैल्यू क्या थी, 3 थी, 3 स्टैक मेमोरी में चला गया। अब यहां जंप करके आ गए इधर, और यहां पे ये आई नहीं, ये भी एफ होगा, असल में दिमाग में आई चल रहा था, वेरिएबल ऊपर एफ यूज कर लिया, ध्यान नहीं दिया, ये एफ ही है। तो एफ की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 माइनस 1 कर दिया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 चला गया ऊपर, और 6 तो आपका एक चीज और ध्यान दो यार बच्चों, एक और करेक्शन निकल आया यार, करेक्शन क्यों निकल रहे हैं, तुम लोग पढ़े नहीं ढंग से, अगर पढ़े हो तो बताए होते, पहले से करेक्शन करके रखते। अब यहां पे देखो पैरामीटर कितने हैं, 2 पैरामीटर हैं, तो यहां पे भी 2 पैरामीटर होने चाहिए, यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर ब्रैकेट में नम कॉमा एफ माइनस 1 ये पैरामीटर होगा, ठीक है। देखिए अब ये लास्ट इसमें टाइम एक तरीके चल रहा है, तो यहां पे आपको सब चीजें पता चल गई, तो कहा जाता ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो भूला नहीं कहते, तो एट लास्ट पेपर होने से पहले सब चीजें पता हो जानी चाहिए। तो नम की वैल्यू तो ऐसे ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है, और एफ में 3 था, 3 माइनस 1 2 ऊपर चला गया, अब 2 भी इसके बराबर नहीं है तो एल्स में आ जाते हैं, और यहां पर 2 से फिर से डिवाइड करते हैं इसको, तो 2 से फिर 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर से एफ की वैल्यू जानी चाहिए स्टैक मेमोरी में, तो यहां पे हम लोगों ने क्या एफ रखा हुआ है, तो यहां पर आपका 2 चला जाएगा। उसके बाद फिर फंक्शन इधर आएगा, नम की वैल्यू 6 ऐसे कर दिया, और ये f माइनस 1 यानी कि 1 ऊपर चला गया, और फिर यहां पर 1 भी इसके बराबर नहीं, फिर एल्स में आ गए, और 6 मॉड 1 हो रहा है, तो 1 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, तो फिर से f वैल्यू अपनी यहां दे देगा, बहुत अच्छा। यहां देने के बाद फिर यहां आया, और यहां पर नम की वैल्यू ऐसे चली गई, f माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0 ऊपर चला गया, और 0 0 से मैच हो गया। अब रिटर्न क्या करें, तो देखो यहां पर स्टैक मेमोरी में हमारा क्या हो रहा है, रिकर्जन में प्लस हो रहा है, तो हमने बताया था कि यहां पे बेस केस में वो वैल्यू रिटर्न करते हैं कि अगर प्लस माइनस हो रहा है यहां प्रोसेस में तो 0 रिटर्न करते हैं, और अगर आपका जो है मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो 1 रिटर्न करते हैं। तो यानी यहां पे पता चल गया कि ये 1 की जगह पर, ये जो 1 होगा इसकी जगह पर 0 रिटर्न किया जाएगा, 0 रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो 0 रिटर्न किया जाएगा, यहां पर f है और यहां पर 0 हो गया, तो ये आपका 0 यहां आपने लिख लिया, और लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से
ये आपका 1 निकलेगा, यहां पर 1 प्लस 0 तो 1 हो गया, फिर 2 निकलेगा, 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, और फिर 3 निकलेगा, 3 प्लस 3 तो आपका 6 हो गया। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि आपका 6 के फैक्टर 1 2 और 3 निकलेंगे, इनका सम करोगे 6 आएगा, 6 से मैच हो जा रहा है, तो आपका परफेक्ट नंबर है, तो ये हमारा सही चल गया। लेकिन अब ये 6 के लिए तो इफ कंडीशन ही ट्रू होती रही, एल्स में आए नहीं, तो अगर एल्स में आना पड़ जाए, जैसे कि मान लीजिए हम यहां पे कोई और नंबर ले लें, 8 ले लें सपोज दैट, या 9 ले लें, तो आपको एल्स में भी आना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी हर नंबर से सीक्वेंसली डिवाइड हो गया। तो उस समय आपको यहां पर 3 वाले जगह पर क्या रखना चाहिए, तो आप जरा यहां पे दिमाग लगाओ, सोचो कि मेन काम तो यही हो रहा है, और क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि फंक्शन अगर कॉल नहीं होगा तो ऊपर कैसे जाएगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए 3 जगह पर, गौरव सोच, रिटर्न, उसके बाद सम ऑफ, यस बिल्कुल सही, तो 3 की जगह पर यहां पर सम ऑफ फैक्टर, और बाकी ये चीज अच्छा यहां पे ये तो सिर्फ देख लीजिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं, यहां पर एक चीज करेक्शन देख लो, करेक्शन क्या देख लो, पूरा ही सही है, क्योंकि अगर उससे डिवाइड नहीं हुआ तब भी f तो माइनस होने चाहिए ना अगले नंबर से, तो ये पूरा का पूरा सेम उतार दिया जाएगा, नम कॉमा f माइनस 1, ये पूरा पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने फैक्टर्स वाला क्वेश्चन ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में यूज कर लिया, ठीक है, तो बहुत सारा गेस हमारा ऐसे भी फंस जाता है बच्चों कि ये क्वेश्चन हमने इसमें दिया है लेकिन इसमें ना आकर वो सीधे रिकर्जन फंक्शन में आ गया। तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा कि ये लॉजिक्स जो है, रिकर्जन का एक और प्रोग्राम आपने देख लिया, सीख लिया है, तो ऐसे ही कोई प्रोग्राम यहां पर आ सकता है। ओवरऑल आपके तीनों पॉइंट बता दिए गए हैं और ये करेक्शन भी बता दिया है। तो देखो यहां पे दिखा सोल्यूशन में दिया है हमने, यहां पर f होगा पहले वाले में, और इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो अच्छा पहले वाले में 0 होगा, ठीक है, और दूसरे वाले में f होगा, f इस पे गौर करो, बाकी तो ये नीचे एक्सप्लेनेशन है, f होगा, और तीसरे वाले में फंक्शन कॉल होगा, तीनों चीजें दी गई हैं, ठीक है, तो सोल्यूशन सही है जो आपको दिया गया है। चलिए ये हमारा पार्ट हो गया, अब हम लोग पार्ट 2 पे आ जाते हैं जल्दी से। इसमें पार्ट 2 में गौर कीजिएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है, तो इसमें 2-2 क्वेश्चन लेने हैं हर सेक्शन में। ये नोट बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो पता चला वो सब सॉल्व करता चला गया। तो आपको सेक्शन ए 2 फ्रॉम सेक्शन बी, 2 फ्रॉम सेक्शन सी, 2-2 क्वेश्चन लेने हैं। तो देखिए ये स्टोरी वाला एक क्वेश्चन कंपल्सरी रूप से आता ही आता है, तो यहां पर हम आपको इसका तरीका बता देते हैं, और उस तरीके से अगर आप करोगे तो विश्वास करो आपका एक भी गलती नहीं होगी और आप आराम से कर ले जाओगे। तो देखिए तरीका क्या है, इसमें थोड़ा सा स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन कोई भी आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को बच्चों क्या करना है कि ये इसमें जो ये 4 इनपुट्स दिए गए हैं और ये 3 कंडीशन दी गई है, इसके हिसाब से पहले आपको इनपुट और कंडीशन को मैच करके कंडीशंस बना लेनी है, क्योंकि इसमें ट्रुथ टेबल बनानी होती है। क्या क्या बनाना होता है एक बार देख लीजिए, इसमें आपको ड्रॉ ट्रुथ टेबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट गिवन अबव, राइट सॉप एक्सप्रेशन। अच्छा इसमें सॉप की जगह पॉज भी आ सकती है, मैंने यहां पर सॉप दिया है, और उसके बाद फिर जो भी आपका रिजल्ट आया है सॉप एक्सप्रेशन का उसको रिड्यूस करना है, और 4 वेरिएबल के मैप का यूज करते हुए, और फिर रिड्यूस एक्सप्रेशन आपको लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद ड्रॉ लॉजिक गेट डायग्राम ऑफ रिड्यूस सॉप एक्सप्रेशन या के मैप एक्सप्रेशन। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया देखा जाए, और सब कुछ इसमें दे दिया गया है, ठीक है, 5-5-10 नंबर में है तो अच्छी बात है, पूरा कंप्लीट। तो अच्छा इस साल के उससे पहले अगर हम देखें तो के मैप का 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन एक सॉप में होता था, एक पॉज में होता था। अब क्या कर दिया गया, सॉप वाले क्वेश्चन को इसमें डाल दिया गया और पॉज वाले क्वेश्चन को सेपरेट दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी पहले देखा जाए तो ये 5 नंबर में आता था, तो दोनों का अलग अलग सॉप पॉज का के मैप आता था, अब सॉप वाले के मैप को इसी में डाल दिया गया है, तो इस चीज को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर ये कैसे किया जाएगा, इसका सीक्रेट क्या है, लॉजिक क्या है, इसको देख लीजिए। पहले हम लोग कंडीशंस बनाते हैं 1 2 3, तो आप क्या कर लीजिए, जितने वेरिएबल हो, ये टेक्निक है, जितने वेरिएबल हो आर पी, और बच्चों ऐसे ही कीजिएगा, आपको कोई घबराहट नहीं होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। ये सारे वेरिएबल आपने ऐसे लिख लिए, उसके बाद नंबर 1 डाला, ठीक है, और पहली कंडीशन पढ़ी, और पहली कंडीशन पढ़ते समय आपको नीचे के इनपुट से मैच करना है कि डिक्टो सेम मैच कर रहा है या डिक्टो अपोजिट मैच कर रहा है। और डिक्टो का मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं मिलाना, मीनिंग डिक्टो सेम या अपोजिट हो सकती है, मीनिंग देखनी है। तो पढ़ो भैया जल्दी बताओ, यहां पर कंडीशन ए में ये कौन कौन से इनपुट मैच कर रहे हैं, पढ़ के बताओ, बताओ बच्चे ऑनलाइन वाले। इन्होंने कहा आर और डी में, कैसे, क्योंकि यहां पे पर्सन हैज वैलिड रिजर्वेशन टिकट, तो पर्सन हैज वैलिड रिजर्वेशन टिकट यानी आर में 1 रखना है,
और उसके बाद कहा गया एंड वैलिड आईडी प्रूफ। तो वैलिड आईडी प्रूफ कहां है, डी में है, तो आर और डी में 1 लिख दीजिए और पी और एच में हैश मार दीजिए, डैश माला साइन मार दीजिए। फिर दूसरी वाली कंडीशन देखें, द पर्सन डज नॉट हैव वैलिड रिजर्वेशन, यानी ये अपोजिट बात हो गई। अपोजिट बात हो गई तो कंडीशन 2 जो बनाएंगे उसमें आर में 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि बात तो है भले अपोजिट है। और उसके बाद फिर बच्चों यहां पे कहा गया कि बट होल्ड अ वैलिड पास इशूड बाय रेलवे डिपार्टमेंट। तो वैलिड पास इशूड बाय रेलवे डिपार्टमेंट, ये वाली बात बिल्कुल डिक्टो सेम मैच हो गई, तो इसका मतलब पी में आपका यहां पर 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर वैलिड आईडी प्रूफ भी है इसके पास, तो वैलिड आईडी प्रूफ मतलब डी में भी 1 हो जाएगा और एच में आप डैश मार देंगे। फिर तीसरी कंडीशन यहां पे आप देखोगे कि द पर्सन इज अ डिसेबल्ड पर्सन हो, एच में आपका 1 होगा, एच में 1 रख लिया। उसके बाद अब होल्ड अ वैलिड पास इश्यूड बाय रेलवे, पास इश्यूड बाय रेलवे यानी पी में 1 हो जाएगा। और उसके बाद विद अ वैलिड आईडी प्रूफ, तो यहां पर डी में 1 हो जाएगा और बाकी यहां पर आर में डैश हो जाएगा। बस इतना खेल है, बाकी आप उतारते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप नोट कर लीजिए अपने हाथ, और फिर मैं नीचे स्क्रीन दिखा रहा हूं, उसके हिसाब से आप देखिएगा। अब तुम्हारे पास तो नोट है ना, ये बताना अभी। तो पहली वाली कंडीशन चलिए हम याद भी कर लेते हैं, हमें आर और डी में 1 ढूंढना है। तो देखो बच्चों यहां पे भी एक ट्रिक है, ये समझदारी है। ट्रिक क्या है, समझदारी है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आर और डी में 1 चाहिए हमें, ठीक है। देखिए बच्चों, ये आपका आर है और ये आपका डी है, तो उसमें कहा गया पहली कंडीशन में आर और डी में 1 चाहिए। तो आप पूरे इसमें कैसे ढूंढोगे, तो देखो आर में 1 चाहिए, तो आर में 1 तो सिर्फ ये 8 1 नीचे वाले हैं, आर में 1 है ना। तो इन्हीं के सामने आपको क्या ढूंढना है, डी में 1 ढूंढना है। तो डी में 1 ढूंढे, आर में तो ये 8 1 है, डी में खाली आपका ये 1 है, डी में था ना, ये है और ये है और ये है, यानी कि 1 2 3 4 पहली वाली कंडीशन से 4 1 आए, तो आपका ये वाला बना चुका है, ये वाला बना चुका है, ये वाला बना चुका है, ये वाला बना चुका है। ये तो आपकी पहली कंडीशन से आ गए। दूसरी कंडीशन में बच्चा क्या था, रूल 0 1 1 तो देखो आर में 0 चाहिए, तो 0 आपके ये 8 0 है, इन्हीं में रिजल्ट आएगा। और फिर पी और डी में 1 1 चाहिए, करेक्ट। तो पी में और डी में दोनों में 1 चाहिए या किसी एक में, क्योंकि वो ऊपर, हाँ वो मैं चीज बताना भूल गया कि दो सेंटेंस आपस में एंड से जुड़े हैं या और से जुड़े हैं। अगर और से जुड़े हैं तो इसका मतलब पी और डी दोनों में से किसी में 1 मिल जाए, अगर एंड से जुड़े हैं या बट से जुड़े हैं इसका मतलब दोनों में ही 1 चाहिए। तो दोनों में 1 चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा पीडी में दोनों में 1 कहां है, ये दोनों में 1 यहां है, तो इसका मतलब ये वाला लिया जाएगा, 1 रख दिया गया हमारा। और फिर दोनों में 1 यहां है, तो इसका मतलब ये वाला रख दिया गया, ठीक है। और कोई बचे नहीं, इतने 1 रखे हैं इसमें। अच्छा देख लेते हैं तीसरी वाली कंडीशन में भी लिखा है, हाँ अच्छा कंडीशन मैंने सामने लिख रखी है, समझदारी होती रहती है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी एंड कंडीशन से ही तीनों बातें थी, तो ठीक है। तो पी में 1 हो, डी में 1 हो और एच में 1 हो, ये ध्यान देना, यानी तीनों में 1 हो, पी डी एच तीनों में 1 हो, पी डी एच तीनों में 1 है, तो तीनों में 1 सिर्फ लास्ट वाली कंडीशन मिलेगा। लास्ट वाली कंडीशन पी डी और एच तीनों में 1 है, और इसमें पहले ही हम 1 रख चुके हैं पहली वाली कंडीशन से, तो इसका मतलब ये सिर्फ ओवरलैप हो जाएगा, इसमें अलग से कोई एडिशनल 1 रखने की जरूरत नहीं। तो आपका ये आपका रेड कलर से जो मैंने 1 लिखे हैं, ये आपका आउटपुट आ चुका है बच्चों। ये निकालने का तरीका इस तरीके से कीजिएगा, और याद रखिएगा कि ये सेंटेंसेस जो है और वर्ड से जुड़े हैं, तो इन दोनों में से कोई एक चाहिए, ऐसा मान के चला जाता है कि दोनों में से कोई में 1 मिल जाए। अगर एंड या बट से जुड़े हैं इसका मतलब दोनों में ही 1 होना चाहिए, ये आप गौर कीजिएगा। अब देखिए मैंने मेन लॉजिक बता दिया, बाकी तो आपको जिनको नहीं आता उनके लिए अच्छा बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है बच्चों, ये जहां जहां बना है, क्योंकि 100 एक्सप्लेन कही गई है ना, तो बाकी सब में 0 फिल कर दीजिएगा, और 0 फिल करना जरूरी है, मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया 1 निकाल के, 0 फिल कर दीजिएगा और यहाँ पे 1 हो गए। अब आप क्या करो, इसकी 100 एक्सप्लेन में मिनटर्म यूज होता है, तो आर पी डी और एच ये लिखा यहाँ पे। अब देखो मिनटर्म में क्या होता है, 0 पे बार लगता है, 1 पे नहीं लगता है। तो इसमें हमने देखा 0 किस पे है, आर में है, तो 0 पे बार लग जाएगा, और 0 किस में है, एच में है, तो एच पे बार लग जाएगा। ऐसे इसमें देखें इधर वाले में, तो आर पी डी एच लिख लिया पहले। अब देखा इसमें क्या है, तो इसमें आर पे 0 है और किसी में 0 नहीं है, तो यानी ये हो गया। तो इस तरीके से निकालना है। और फाइनली यहाँ पे मैंने देखो नीचे लिख रखी है पूरी एक्सप्रेशन, 1 2 3 4 5 6 टर्म आए थे आपके, 1 2 3 4 5 6 टर्म का ये 100 एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया। अब यहां पर के मैप बनाना है, तो के मैप के लिए आपको वैल्यू चाहिए होगी, तो बच्चों आपको ये रफली वर्क करना है। आप यहां पर रफली में 0 से डालिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या मन में सोच लीजिएगा, ना डालिएगा कोई बात नहीं, 11 12 13 14 और 15 मन में ही कर सकते हैं ऐसे गिन, लेकिन वैल्यू डालने से हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा। और मन में गिनोगे तो कहीं यहां पर मान रहे 6 और थोड़ा सा नीचे आ गए तो भूल गए आप,
तो भूले ना, इसलिए नंबर डाल के पेंसिल से डालिएगा। अब हमने देख लिया हमारा 1 कहां कहां है, तो इसका दूसरा एक्सप्रेशन मैं लिख के दिखाई दे रहा हूं आपका। ये सिग्मा का साइन आपने लगाया, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये पहला कहां है, 6 पे है, फिर कॉमा दूसरा कहां पे है, 7 पे है, फिर कॉमा तीसरा कहां पे है, 10 पे है, 10 के बाद 11 पे है। देखो यहां पे हमने नंबर डाल दिए, उससे हमें कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है। 14 और 15 पे है, 14 और 15 पे है। तो ये सारी वैल्यू आपने निकाल ली। और ये क्यों निकाली गई, के मैप के लिए निकाली है। तो आपका 6, 7, 10, 11, 14, 15 है। अब इसके बाद आप आराम से के मैप सॉफ्ट एक्सप्रेशन निकालने के लिए के मैप बनाइए। ये आपका के मैप हो गया। इसमें भी कुछ जरूरी चीजें मैं अभी बता दे रहा हूं। देखिए ये फॉर्मेट तो फिक्स है ना, तो इसमें आपका 6, 7 और 10, 11 और 14, 15 पे नंबर थे, आप 1 फिल कर दीजिए। अब सबसे पहली, बच्चे ध्यान दो, सबसे पहली गलती क्या होती है कि आप जो 1 फिल करना है सॉफ्ट एक्सप्रेशन के हिसाब से वो तो फिल कर देते हो, और 0 फिल करना भूल जाते हो। इसका एक नंबर काट लिया जाएगा आपका। यानी जो बचे हुए बॉक्स हैं वो 0 फिल करने पड़ेंगे, लेकिन वो लास्ट में करते हैं, जिससे कि हमारे ये पेयर क्वाड ऑक्टेट बनाने में कंफ्यूजन ना हो। अब जल्दी से इसका हम ओवरव्यू दिए दे रहे हैं कि जो की पॉइंट थे, अब कोई के मैप तो आज पढ़ा नहीं रहे सिर्फ की पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं। की पॉइंट में क्या था कि सबसे पहले आपको यहां पर ऑक्टेट ढूंढना है। ऑक्टेट अगर बीच में मिल रहा है, ऑक्टेट मतलब 8 1 बीच में मिल जाए तो पहले लेना है, नहीं मिल रहा है बीच में तो आपका क्या, मैप रोलिंग, यानी ऊपर नीचे मैप रोलिंग करके देखा, मिल जाए तो ले लेना है, चाहे लेफ्ट टू राइट मैप रोलिंग से मिल जाए, चाहे ऊपर नीचे टॉप बॉटम से मिल जाए। तो 6 तो 8 1 तो है ही नहीं। अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल था कि अगर ऑक्टेट नहीं मिला तभी आपको क्वाड और पेयर पर फोकस करना है, और जब तक ऑक्टेट आप ढूंढ रहे हो तो क्वाड दिखाई पड़ेगा कि देखो हम हैं क्वाड, आपको उसको इग्नोर करना है, बिल्कुल साफ साफ समझ लो। पेयर कहेगा हाँ देखो हम पेयर बन रहे हैं, लेकिन आप उसको मत देखो, जब ऑक्टेट मिलना बंद हो जाए तब क्वाड पे आओ। अब क्वाड पे आए तो फिर वही रूल, पहले बीच में क्वाड ढूंढना है और फिर मैप रोलिंग से ढूंढना है। तो हमने देखा बीच में क्वाड हमारा यहां पर ये 4 1 साफ सुथरे मिल रहे हैं, ये बना लिया। उसके बाद अब तीसरा रूल क्या है बच्चे, ये सबसे खतरनाक रूल है, ऑनलाइन वाले बच्चे सारे बच्चे ध्यान देंगे। तीसरा रूल सबसे खतरनाक है कि जैसे पहला पिक्चर जो भी बन गया आपका, पहला चाहे ऑक्टेट बना चाहे क्वाड बना, पहला जो भी बन जाएगा, अब उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा जब बनाना होगा, आप इस चीज पे फोकस कीजिएगा कि बिना इसको डिस्टर्ब किए, जो पहला वाला बन गया है बिना इसको डिस्टर्ब किए, क्या मान लीजिए पहला हमारा क्वाड बना है, तो अब अगले और क्या ढूंढने हैं, क्वाड ही ढूंढने हैं। तो बिना इसको डिस्टर्ब किए क्या कोई दूसरा क्वाड कहीं पे मिल रहा है, अगर मिल रहा है चाहे मैप रोलिंग से और चाहे कैसे भी, बिना इसको डिस्टर्ब किए, तो आप बिना डिस्टर्ब वाली बात भूलिएगा नहीं। उससे फायदा आपको यह होगा कि जो रिडेंडेंट ग्रुप वाला मामला फंसता है वो आएगा ही नहीं, अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया कि बिना इसको डिस्टर्ब किए, जैसे ये बन गया है, अब हमारे पास क्वेश्चन में तो यही 2 1 बचे, तब तो मजबूरी है कि अंदर वाले के 2 1 लेकर ही हम ये बना सकते हैं। लेकिन अगर यहां कहीं कुछ पड़ा होता तो वो अलग बना लेते, या यहां कहीं पड़ा होता तो वो अलग बनाते, मतलब इसको ना छूते। अब जब बिना इसको डिस्टर्ब किए कुछ और बन ही नहीं रहा है, तब इसके अंदर के नंबर लेकर, कुछ बाहर वाले नंबर लेकर अगर आपका क्वाड बन रहा है तो बनाइए। सेम यही रूल जब क्वाड बना रहे होंगे तो आपको पेयर नजर आ रहा होगा, पेयर मत देखिएगा, सिर्फ क्वाड पे ही फोकस कीजिएगा, तो ये आपका क्वाड आपका यहां पर आ जाएगा। भैया बहुत अच्छा रूल है, ये आप ध्यान दीजिएगा, आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे आसान है, यही गलत करके चलाता है बच्चा। तो आपका ये 2 क्वाड यहां पे मिल गए हैं। और रिडंडेंट ग्रुप का मतलब अब मैं एक बार बता दे रहा हूं कि जब अगर किसी भी क्वाड पेयर ऑक्टेट के सारे 1 एक से अधिक जगह यूज हो गए, सारे 1, जैसे यहां पे ओवरलैपिंग क्या है, ये 2 1 है कि 2 1 ये ऊपर भी यूज हुए नीचे भी हुए, तो अगर किसी क्वाड पेयर ऑक्टेट के सारे 1 यूज हो जाए तो उसको नहीं लिया जाता है, वो आपका रिडंडेंट माना जाता है। तो ये चीज आप फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, मैंने 3 रूल बताए हैं या 4 रूल मैक्सिमम हो गए होंगे, इसके अलावा के मैप का कोई रूल ही नहीं है, आपका जिंदगी में कभी गलत होगा ही नहीं अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया। प्लीज देखिएगा। फिर उसके बाद अब इसका रिजल्ट निकालना है, तो पहले हम लोग रो देखते हैं। रो देखा तो रो में हमें कॉमन ढूंढना होता है, तो देखो आर कॉमन, आर और आर बार और आर ये कट जाएगा तो कॉमन क्या है, पी, तो इसका ये आपका पी निकल आया। उसके बाद फिर कॉलम देखने होते हैं, कॉलम में देखिए आपका क्या है, डी कॉमन आ रहा है, एच और एच बार कट जाएगा तो डी आ गया। और क्योंकि ये आपका सॉप है तो सॉप में मिनटर्म होता है, तो मिनटर्म में मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो पीडी निकल आया इसका। ऐसे इसका देखें रो में तो ये आर कॉमन आ रहा है, तो आर हमने लिख लिया इसका। और फिर यहाँ पे कॉलम में देखें तो कॉलम में हमारा डी आ रहा है, तो यहाँ पर डी, तो पीडी और आरडी आया, और इन दोनों को प्लस करके लिख देना, वही हमारी सॉफ्ट एक्सप्लेन होगी। अच्छा बच्चों, स्कूल में कुछ भी पढ़ाया हो, मेरी बात सुनिएगा, मैंने बहुत एक्सपीरियंस 25 साल से यही सब देखते चले आ रहे हैं कि मार्क्स कैसे कटते हैं, तो इसलिए जो है उसको भूलिएगा नहीं। क्या देखो, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि जब आप क्वाड 1 लिख रहे हैं तो क्वाड 1 कहां से लिया जा रहा है, देखो इस बात पे गौर करो, क्वाड 1 कहां से लिया जा रहा है उसको पहले आपको बताना पड़ेगा। तो क्योंकि सॉप है और सॉप में सॉप एक्सप्रेशन में जो टर्म होते हैं उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो जैसे ये वाला है पहला वाला, तो 6 7
और 14 15 से ये लिया गया, चाहे आप 7 6 और 15 14 भी लिख दीजिए, ये ऐसे आपको पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट आप आंसर निकाल दीजिए। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे डायरेक्ट यही लिख देते हैं, ये बताते नहीं ये आया कहां से, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक बता रहा हूं मैं, क्या है इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कई बच्चे इसकी पूरी पूरी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं मूड ब्यूलियन लॉ लगा के, देन जाकर ये आता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस ऐसे पहले रो में देखिए और फिर कॉलम में देखिए, जो आ रहा है वो लिख दीजिए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये दो रूल थे और उसके हिसाब से पीडी और आरडी आया, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसका गेट बनाना है। फिर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा अच्छा रूल है कि आपने क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ा और आपने कोई चीज मिस कर दी, ऐसा नहीं आपको आती नहीं थी, आपने वो ध्यान ही नहीं दी और आपके मार्क्स कट गए, तो ऐसा ना हो। मैं आपको अभी लास्ट में जब जिस दिन पेपर होगा उसके एक दिन पहले, पेपर किस दिन है, 24 तारीख को है, तो 24 तारीख को यानी 23 तारीख को मैं आपको कुछ 12-13 पॉइंट्स दूंगा, की पॉइंट टू सक्सेस गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। और वो पॉइंट ऐसे हैं, वही आप गलती करके आते हो, आपके सबके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं जिन्होंने भी साल भर मेहनत की है, लेकिन फिर भी मार्क्स कट जाते हैं। वो आपके 13-14 पॉइंट हैं, अगर उनको आप पढ़ के जाओगे कतई आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे इसी, जैसे ये ना लिखा तो आपका एक नंबर काट लेंगे कि कहां से रख दिया उठा के आपने, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये आ गया। अब उसके बाद अभी मैं आगे क्या बताना जा रहा था कि लॉजिक गेट जब आप बनाओगे तो उसमें आप देखना भूल जाते हो, उसमें लैंग्वेज को पढ़ना, उसमें लिखा होता है कि बेसिक गेट नॉट एंड और का यूज करके बनाना है या नैन टू नैन बनाना है या नॉट टू नॉट बनाना है, ये साफ साफ लिखा होता है। तो बच्चा या तो नैन टू नैन बना के चलाता है या तो नॉट टू नॉट बना के चलाता है या तो बेसिक गेट, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो लिखा है वैसे बना के आओ। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन फिलहाल बेसिक गेट से ही बनाने के लिए दिया गया है। तो ये बेसिक गेट्स के हिसाब से आपका ये छोटा सा गेट बना हुआ है, ये पीडी हो गया, ये आरडी हो गया और गेट से इसको जोड़ दिया गया। और यही अगर नैन टू नैन से कह दिया जाता, तो मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूं यहीं पे पिक्चर, नैन टू नैन से अगर इसको बनाना होता लंबा हो जाएगा। कितना समय हो गया, हम लोग कितनी बजे क्लास ले रहे हैं? हाँ तो फिर रहने दो यार। नैन टू नैन से तो देखो, नैन टू नैन से अगर ये कह दिया गया होता तो आप ऐसे बनाते पी और डी, क्योंकि ये भी बात सही है, पढ़ना तो कंप्यूटर ही है ना, तो उसमें कहा हम सोचे ये, तो ये आपका पी डॉट डी का होल बार हो गया, उसके बाद आर और डी, ये आर डॉट डी का होल बार हो गया, फिर इसको आगे लाए और यहां पे नैंड गेट बना दिया, तो ये आपका पी डी का होल बार ब्रैकेट कर दीजिए, डॉट आर डी का होल बार तो था ही, और एक होल बार और लग जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। अभी आएगा कोई गेट वाला तो मैं उसको समझा दूंगा क्या रूल थे। तो ये जो आ गया है, अब ये हमारा किससे मैच होना चाहिए, हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन से मैच होना चाहिए जिससे हमारा गेट बना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, मैं इसको यही नीचे सॉल्व कर दे रहा हूं, तो आपका ये आधा बार टूटेगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, और ये आ जाएगा पी डी का होल बार तो था ही, आधा बार टूट के और आया, और डॉट जो है किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, आर डी का होल बार तो था ही, आधा बार इधर से टूट के आया, तो ये आपका इन्वोल्यूशन लॉ से ये हट जाएगा और बचेगा आपका पीडी प्लस आरडी। अगर ये रिजल्ट जो फाइनल वाला है ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन से मैच होता है, तब तो समझो आपने नैन टू नैन या नॉट टू नॉट जो भी जिससे भी बनाया कहा गया था आपने सही बनाया, अदरवाइज आपने नहीं बनाया। तो अभी कोई गेट वाला प्रोग्राम आएगा, मैंने दिए हैं, तो उसमें मैं गेट के रूल्स एक्सप्लेन कर दूंगा, नैन टू नैन और नॉट टू नॉट वाले रूल्स जो होते हैं वो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर देखिए दूसरा आपका ये कौन सा आ गया, दूसरा आपका ये पॉज एक्सप्रेशन का, ये सेपरेट दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जो भी वैल्यू दी थी, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि रूल्स तो वही है। इसमें बच्चों आपको जीरो फिल करना होता है, जो भी ये नंबर्स दिए गए हैं इनमें, इन नंबर्स को यहां ये ग्रे कोड में लिखा है, ये स्ट्रक्चर तो आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें नंबर कहां कहां क्या है, कि जैसे हर तीसरा कॉलम का नंबर चौथे कॉलम में चला जाता है, चौथे कॉलम का नंबर तीसरे कॉलम में चला जाता है, हर तीसरी रो का जो नंबर है वो चौथी रो में नंबर चले जाते हैं, और जो चौथी रो में आने चाहिए वो तीसरी रो में आ जाते हैं। इसको कहते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड का मतलब ये लिखने का एक मेथड है के मैप के अंदर। फिर आपने सारे जीरो फिल कर दिए। सबसे पहला रूल था ऑक्टेट बनाओ, ऑक्टेट हमारा यहां पर ये एक बन रहा है, और फिर रूल क्या था, बिना इसको टच किए अगर कोई दूसरा ऑक्टेट बन रहा है तो बनाओ, और जब नहीं बन रहा है तो फिर इसको टच करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि हमारा नहीं बन रहा है तो इसके 4 जीरो, ये 4 जीरो मिला के दूसरा कोड बन गया। और फिर रिजल्ट निकालने के लिए पहले आप रो में देखोगे और फिर कॉलम में देखोगे, है ना, वही सब कुछ है। तो ये बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा देखो, अब यहाँ पे रूल क्या है, वहां पे तो M1 M2 M3 प्लस में लिखे गए थे और स्मॉल m यूज किया गया था, और यहाँ पे क्योंकि ये पॉज एक्सप्रेशन है तो पॉज एक्सप्रेशन में मैक्स टर्म कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये M1 M2 M3 कैपिटल में लिखिएगा और डॉट में लिखे जाएंगे। वहां पे कोई भी क्वाड कोई भी ऑक्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए ये M1 M2 सब प्लस में लिखे जाते थे, यहाँ पे M1 M2 सब डॉट में लिखे जाएंगे और कैपिटल लेंगे, और रिजल्ट आपका ये आया। इसका ऑक्टेट का ये सिंगल वेरिएबल में आता है, ये इसका आया है, और इस दोनों को पॉज फॉर्म में लिखना इसलिए हमने ये ब्रैकेट्स में डाल दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम
सम में एक ही एक वेरिएबल है इसलिए ऐसे बना रहेगा। फिर इसका लॉजिक गेट बनाना है तो लॉजिक गेट आपने ये बना दिया है सिंपल, पहले नॉट था तो नॉट बना दिया CD का और उसके आगे एंड गेट से इसको जोड़ दिया। आई होप समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। उसके बाद देखो ये एक क्वेश्चन हमने किसी जगह से कॉपी पेस्ट मारा है, पिक्चर फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसे कुछ बन के आएगा, कोई भी गेट का बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका इन्होंने ये गेट दे रखा है, इसमें नंबरिंग कर रखी है 1 2 3, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगी उसको निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर x है, x गया, यहाँ पे y है तो ये y बार बन जाएगा, तो x y बार यहाँ पे निकला x y बार, और फिर ये और गेट है तो प्लस में जाएगा x प्लस y बार हो गया। अब यहाँ देखें नंबर 2 पे क्या आएगा, तो आपका ये x से लाइन आ रही है तो ये x से लाइन आएगी, लेकिन ये x से लाइन जो है आपका ये तो x आ रहा है ना यहाँ पर, और ये एंड है तो डॉट हो जाएगा, ये z हो गया। उसके बाद इधर क्या जा रहा है, देखो यहाँ पर आपका x, पहले तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे x प्लस y बार और ये एंड है तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में ही रहेगा x डॉट z, ये आ गया। और उसके बाद इसमें ये एक्सॉर लगा हुआ है, एक्सॉर, तो एक्सॉर के अंदर से पास होगा तो डबल लाइन से तो पास हो ही रहा है, आगे एक्सॉर बना दीजिए, यानी होल और नीचे जेड बार भी जाएगा, ठीक है। ओवरऑल इसका देखो मैं लिखे दे रहा हूं x प्लस वाई बार और यहां पर एक्स जेड ये था, और फिर आपका ये जो एक्सॉर जा रहा है तो यहां पर एक्सॉर का साइन लगा दीजिएगा ऐसे, और ये आपका जेड लिख दीजिएगा क्योंकि अलग से जा रहा है ना, तो ये एक्सॉर किसके साथ है, जेड के साथ है, और जेड क्या था, ये जेड बार है, ये जेड बार है तो जेड बार यहां रहेगा ऐसे। ये एक्सप्रेशन निकली। बाकी अभी क्या पूछा गया एक बार देख लो भाई, फ्रॉम लॉजिक सर्किट डायग्राम गिवन बिलो नेम द आउटपुट 1 2 3, फाइनली ड्राइव द बूलियन एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इट हाउ टू शो दैट इट रिप्रेजेंट्स अ लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट का नाम बताओ, ये सब पूछा गया है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपने लिख दिया है, और नीचे देखो अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको छोड़ो, एक्सप्रेशन नोट कर ली थी ना अभी। देखो इसको स्टेप वाइज दिखाया गया है, 1 पे ये एक्सप्रेशन बनी थी, आप मैच करो ऐसे हल्के ना लेना, 2 पे ये एक्सप्रेशन आई थी, 3 पे आपकी ये एक्सप्रेशन आई थी, और फाइनल आउटपुट एक्सप्रेशन आपकी ये आई है। इसको मैंने एक्सॉर फॉर्म में लिख दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि होल बार लगा रखा है ऊपर, अगर एक्सॉर को सॉल्व करोगे तो यही निकलेगा। उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करना था, तो ये आपका सिंप्लीफाई के लिए आपको रूल लगाने पड़ेंगे बुलियन लॉ के, और लास्ट में आपका एक्स बार डॉट वाई प्लस जेड निकलेगा, ठीक है, ओवरऑल। और ये आपका एक्स नॉर गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर एक्स नॉर गेट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये बता दिया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी अपने आप कर लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूं जल्दी जल्दी हो जाए थ्योरी वाला पार्ट। फिर इफ a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 देन फाइंड ये a बार प्लस 1 और डॉट b। तो जरा यहां यहीं पर रख के देख लो, ये क्या है, a की वैल्यू 1 है तो 1 के ऊपर बार लगा दो प्लस 0, अब ये ब्रैकेट लगा दो डॉट b के पास क्या है 0, अब 1 के ऊपर बार लगा तो क्या आएगा 0 प्लस 0, सॉल्व किया डॉट 0, और ओवरऑल ये 0 ही हो जाएगा। हाँ अच्छा सॉरी मैंने देखा नहीं, मैं उधर चला गया, ये 1 लिखा है, ओके ये 1 हो गया और ये भी 1 है, ठीक है। तो 1 का बार लगाया है तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, और ये 1 ऐसे आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1, और फिर ब्रैकेट से बाहर निकलोगे डॉट 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यहां पे जरा देखो a में आपका 1 है प्लस b में आपका 0 है, उस पर बार लगा है और फिर होल बार है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करोगे तो 1 के ऊपर बार आ जाएगा और ये डॉट, और 0 के ऊपर डबल बार आ जाएगा, ठीक है, डबल बार कैंसिल हो जाता है, तो 1 के ऊपर बार है डॉट 0 आपका क्या 0 0 ही रहेगा। और फिर इसको क्या कर देंगे, इसका इसमें बार है इसको और 0 कर दो उल्टा करने पर, क्योंकि बार का मतलब नेगेटिव करना है, तो 0 डॉट 0 यानी 0, यही आना चाहिए ना। तो अब सॉल्व किया था इसको, इस तरीके से आपका छोटा सा बना दिया गया, तो दोनों की वैल्यू 0 ही आई है। फिर बच्चों यहां पे सिंप्लीफिकेशन का एक बुलियन लॉ का कोई ना कोई एक्सप्रेशन उनको कहीं ना कहीं देना ही देना है पूरे पेपर भर में, तो मैंने यहीं पे दे दिया है। सी पार्ट हमने जबरदस्ती बनाया बच्चे, ये फॉर्मेट के हिसाब से नहीं, ए भी आएगा फॉर्मेट, हमने सी पार्ट जबरदस्ती बिल्कुल लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए, जो, और ये नहीं कि हर जगह पे आप लॉ के नाम लिखने पड़े हो, जो याद आ जाए, मतलब कमेंट लाइन में कुछ ना कुछ लिख जरूर दो, जो याद आ जाए आपको कि हाँ यहाँ पर ये हो रहा है। तो देखो छोटी सी एक्सप्रेशन हमने दे दी है, 1 नंबर में दे दी है, ये हमने अपने मन से बढ़ाया कि कहीं ना कहीं बच्चे भूले ना कि हाँ ये भी आता है, आएगा ही आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पेपर में एडजस्ट होगा। तो देखो यहाँ पे
बुलियन लॉ में, बुलियन लॉ की आप जरा देख लीजिए, बुलियन लॉ के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक्सप्रेशन रिड्यूस करनी हो उसके लिए रूल क्या थे। रूल याद देखिए कि सबसे पहले आपको देखना है एक्सप्रेशन सॉप में है या पॉज में है, अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई अप्लाई करके सॉप या पॉज में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लॉ लगाना शुरू कीजिए। तो हमने देखा यहां पर एक्सप्रेशन में ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यहां पे डॉट लगा, यहां पे प्लस है, यहां पे डॉट है, तो यानी कि आपको देखना है कि पूरी एक्सप्रेशन में अगर कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई पहले करो, अगर कहीं आपका जो है कॉमन आ रहा है, यानी कि दो रूल हैं। एक्सप्रेशन को देखा कि एक्सप्रेशन में सबसे पहले देखना कि क्या एक्सप्रेशन सॉप है तो उसमें कॉमन वाला तरीका आएगा, कॉमन लेने का। अगर एक्सप्रेशन पॉज में है तो उसमें मल्टीप्लाई वाला तरीका आएगा। तो हमारा अगर मिक्सचर है तो जो मल्टीप्लाई दिखाई पड़ रहा है पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लीजिए ठीक है, हमने ये वाली एक्सप्रेशन लिखी, इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई में रूल क्या बताया था कि सेम लेटर एक पास रखिएगा। तो जैसे ए को मल्टीप्लाई करा रहे हैं ए से, तब तो ये पास रहेगा ही। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बी भी होता तो ए पास रखे जाते, तो ये हो गया। और उसके बाद ए को बी से कर दिया तो ए बी हो गया, फिर सी को इसमें कर दिया तो ये ए सी। अच्छा, मल्टीप्लाई करने में जैसे सी ए से हो रहा है तो सी ए ना लिखिएगा, अल्फाबेटिकली ही लिखिएगा, ये तीसरा रूल हो गया इसका। तो ये ए सी हो गया और ये आपका बी सी हो गया। उसके बाद ये ए डॉट ए बार जो है 0 हो जाता है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यही आप लॉ लिख सकते हो यहाँ पर ए डॉट ए बार। लॉ का नाम नहीं याद आ रहा हो तो कम से कम एक्सप्रेशन लिख के ही बता देना, तब भी काम चल जाएगा। तो ये आपका ए बी बचा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो ए पास रखे गए हैं और बी बी पास रखे गए हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया गया। तो आपका ये आया, डबल ए सिंगल ए बन जाएगा, और आपका बीसी बचा और एबीसी इधर भी बचा, ए बी बी यहां पे बी बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल एबीसी आ गया। फिर देखिए आपका व्हाट इज एन इनकोडर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिकोडर। देखो पिछले साल जो गेस्ट पेपर दिया था आपका, मैं स्क्रीनशॉट से आपको डिस्प्ले भी करा दूंगा, तो उसमें हमने क्या दिया था, इनकोडर दिया था। इनकोडर का और मल्टीप्लेक्सर से डिफरेंस हमने दिया था, एग्जैक्ट वैसे ही फंसा। और इनकोडर भी आपका एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, वो भी फंस गया था। तो इस बार हमें ऐसा लग रहा नहीं, पिछली बार ये हमने कैसे किया, डिकोडर से किया है, लॉजिक सर्किट ऑक्टल टू बाइनरी ऑक्टल। अच्छा, पिछले साल जो है नहीं, पिछले साल जो है डिफरेंस पूछा गया था इनकोडर और मल्टीप्लेक्सर में और उसके बाद एक बार देखना पड़ेगा क्या था, डिकोडर को एक्सप्लेन कर, लेकिन हमारा क्वेश्चन फंसा था गेस्ट पेपर का। अभी फिलहाल हमने यहाँ पर इनकोडर को रखा है, मे बी अब जब इनकोडर यहाँ रखा है इसका मतलब डिकोडर आया होगा पक्का। तो व्हाट इज एन इनकोडर, तो एन इनकोडर इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल, यूजुअली बाइनरी फॉर्म। तो ये इतनी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स की गई है, सिंपल शब्दों में समझो, इनकोडर किसी भी नंबर बेस को बाइनरी बेस में कन्वर्ट करता है, बस इतना याद रखना है। जैसे लिख पाओ अंग्रेजी अपनी यूज कर लेना, इनकोडर किसी भी नंबर बेस को यानी कि ऑक्टल को, डेसिमल को और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद कहा गया हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिकोडर, डिकोडर से अलग कैसे है। तो देखो यहाँ पर अच्छा, इसके मैंने एग्जांपल दे दिया, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर होता है, ये 8 बिट में होता है, इस तरीके से बात लिख दी गई। इनकोडर देखो, इनकोडर में लिखा है कन्वर्ट मल्टीपल इनपुट इनटू बाइनरी फॉर्म, और डिकोडर में क्या है, कन्वर्ट बाइनरी इनपुट इनटू मल्टीपल आउटपुट। मल्टीपल आउटपुट मतलब डेसिमल, हेक्साडेसिमल और उसमें कन्वर्ट, लेकिन मेन आप डेसिमल मान के चलिएगा। तो इनकोडर डिकोडर का अपोजिट होता है सीधा सीधा। और कई बार डेफिनेशन में तो अगर इनकोडर डेफिनेशन नहीं याद आ रही तो आप इतने लिख के चले कि इनकोडर इज अपोजिट ऑफ डिकोडर, इतने लिख के चले आइए, मार्क्स मिलते हैं भैया, बांटे जाते हैं मार्क्स, समझ लो। कॉपी चेक करते समय हमने खूब पाया है। इसलिए जो भाई लिखा ही नहीं है आपने तो फिर नंबर किस पे दे दे। तो जो दिमाग में आए लिखना जरूर, छोड़ना कुछ नहीं। दूसरा देखिए मोर देन आउटपुट्स, मोर देन आउटपुट, जैसे 8 इनपुट 3 आउटपुट, ठीक है। और इसमें क्या है, फ्यू इनपुट देन आउटपुट। अच्छा, मोर देन आउटपुट, और इसमें फ्यू इनपुट कम होते हैं, आउटपुट ज्यादा आते हैं, और इसमें आउटपुट कम होते हैं, इनपुट ज्यादा, उसका उल्टा कर लीजिए मतलब। और फिर आप क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर दिखा रहे हैं, यहाँ बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर दिखा रहे हैं। ये इनकोडिंग करता है, ये डिकोडिंग करता है, तो ये अपने ऐसे के मिक्स करके दे दीजिएगा डिफरेंसेस। फिर हमारा इसमें क्या एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था, ऑक्टल टू बाइनरी वाला ही कहा गया है, इसको आप देख लीजिए। इनकोडर जो है मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इनकोडर जो है और गेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिकोडर को एंड गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर ऑक्टल में, ऑक्टल ध्यान दीजिए, ऑक्टल नंबर का बताना, तो 0 से 7 तक ऑक्टल नंबर होते हैं, और 0 to 7 का मतलब टोटल नंबर कितने होगा, 8, यानी 2 की पावर 3 रखी गई होगी तब 8 आया होगा, है ना। तो यहां पर ये जो पावर रखी है यही हमारे यहां पर दिखाने हैं आउटपुट के रूप में। तो 3 पावर रखी गई तो 3 और गेट बना दिए हमने, और उसके बाद ये 8 आपका इनपुट है जो कि 0 से 7 तक लिखा जाएगा। आप सीधी सीधी लाइन खींच दीजिए और 3 नीचे और गेट बना दिए, और उसके बाद फिर आपको ट्रुथ टेबल, इसके हमने शायद उसमें पूछा नहीं गया इसलिए बनाई नहीं। तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से आप देखिएगा यहां पर जैसे 3 वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल्स को मान रहे हैं ना, F0 F1 F2, तो इसमें F0 F2 F1 F0, तो 0 से 7 तक देखें तो पहले 0 का बाइनरी नंबर क्या आएगा, 0 0 0, ये ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हैं। 1 का बाइनरी नंबर क्या आएगा, 0 0 1, 2 का बाइनरी नंबर क्या आएगा, 0 1 0। अब इतने से ही समझ लीजिए,
देखिए यहाँ F0 में जीरो वाले उसमें लाइन में तो यहाँ देखे कोई वन है ही नहीं, आपको वन ढूंढने हैं बच्चों। तो यहाँ पर जीरो वाली लाइन कोई वन नहीं, इसलिए देखिए जीरो वाली लाइन से यहाँ पे कोई भी नीचे लाइन नहीं आई है। फिर उधर देखें वन वाली लाइन में वन जो है F0 पे आया है, तो देखिए वन वाली लाइन में वन जो है F0 पे आया है, F0 पे वन आया है, तो आपका ये जोड़ दिया गया यहाँ वाला पॉइंट। और टू वाली लाइन में टू वाले नंबर पे देखिए F1 पे वन आया है, तो टू वाले नंबर पे देखिए F1 पे वन आया है। इस तरीके से 7 तक के सारे नंबर का जहां जहां वन आया है उसके F2 F1 F0 के हिसाब से जोड़ दीजिएगा, आपका बहुत खूबसूरत तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका क्या है, ड्रॉ सर्किट ऑफ टू इनपुट एक्सॉर गेट विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। तो एक रूल याद आपको होगा कि हमने आपको बताया था नॉर और नैंड क्या है, यूनिवर्सल गेट है, और जो यूनिवर्सल गेट ही नेटवर्क होते हैं, दो ही नेटवर्क हैं, आपको कोई भी गेट नैंड टू नैंड या नॉर टू नॉर बनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा रूल कि सॉफ्ट एक्सप्रेशन है तो नैंड गेट से बनाना आसान है, बस बनाते चले जाओ, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर पॉज एक्सप्रेशन है तो आपका नॉर गेट से बनती है और कोई समस्या नहीं आती है। अब यहाँ पे एक्सॉर एक्सप्रेशन, एक्सॉर की एक्सप्रेशन कैसी है, सॉफ्ट एक्सप्रेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये नॉर से कही गई तो समस्या है, अगर ये नैंड से कही जाती तो समस्या नहीं थी, ये नॉर से कह दिया गया इसलिए ये समस्या है। तो उसमें आपको रूल के हिसाब से एक बार और पास आउट करना होता है, तो इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे कि सॉप और पॉज आपस में अपोजिट माने जाते हैं, तो ये सॉप है और सॉप को मैं लिख के बता दे रहा हूं, सॉप को एक्सप्रेशन को नैंड गेट से बनाना आसान होता है और पॉज को नॉर गेट से बनाना आसान होता है, कि जैसा जैसा गेट दिखाई पड़ रहा है सबको नॉर नॉर बनाते चले जाओ, सबको नैंड नैंड बनाते चले जाओ, इस तरीके से करो। लेकिन यहां पे क्या कर दिया गया, इसको अपोजिट कर दिया गया। ये सॉफ्ट एक्सप्रेशन है और इसको बनाने के लिए किससे कह दिया, नॉर से। तो जब अपोजिट होता है तो सिंगल सिंगल इनपुट के रूप में भेजना पड़ता है गेट को, ठीक है। तो यहां पे देखो ये एक्सप्रेशन है, ये ए बार को हमने यहां पर ए भेजा और सिंगल इनपुट था तो डबल लाइन से भेजेंगे, ये एक रूल था, होता ही है, आप उस वीडियो को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका ए बार निकलेगा, यहां से बी भेजा, और क्योंकि नॉर में हर चीज प्लस में जाती है तो यानी ए बार प्लस बी, और कुछ भी इसमें पास होगा तो होल बार लगने लगना है, तो ये होल बार लग गया, ये बार का साइन है। सेम एज यहां देखें ए बी बार है तो ए डायरेक्ट चला गया और बी बार था इसलिए डबल लाइन से भेजा और आगे बी के ऊपर बार लगा दिया तो बी बी बार हो गया। और उसके बाद जब इसके अंदर से पास किया तो क्योंकि नॉर गेट से पास कर रहे हैं तो प्लस में जाएगा, तो ये ए हो गया और ये बी बार हो गया, और इसमें पास होगा तो होल बार लगेगा। अब ये दोनों आ गए, इसको फिर से नॉर गेट से भेजा तो हमारा ये आ गया। अब इतनी एक्सप्रेशन के हिसाब से यहां पे रिजल्ट फाइनल हो जाना चाहिए। अगर सॉप नैंड से करोगे तो यहां तक रिजल्ट फाइनल हो जाना चाहिए, और पॉज नॉर से करोगे तो यहीं पर रिजल्ट फाइनल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर अपोजिट केस दिया गया, जैसे ये दे दिया गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और पास करना पड़ेगा। और एक बार और पास करने के लिए आप चाहो तो इसको पहले यहां पे सॉल्व कर लो। तो होल बार तो लगा है ना, तो जैसे ये वाला होल बार टूटेगा तो ये इस पे आ जाएगा और ये डबल हो जाएंगे, तो ये दो डबल हो गए और ये डबल कैंसिल हो जाते हैं, तो ये सिर्फ इतना ही बचा। अब ये सिंगल ये आउटपुट आप बन चुका है, तो इसका मतलब ये सिंगल, अब आगे आउट भेजोगे तो ये सिंगल इनपुट के रूप में भेजा जाएगा। तो सिंगल इनपुट के रूप में भेजा जाएगा तो इसको दो लाइन में फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल इनपुट जा ही नहीं सकता नॉर और एंड में, तो डबल लाइन से ही पास करना पड़ेगा। तो इसको पास किया तो अब आप आगे पढ़ोगे तो आपका इसी के ऊपर होल बार लग जाएगा। तो ये जो था इसके ऊपर ये वाला होल बार लगा दिया गया। उसके बाद अब बच्चे देखो, अब इसको जब सॉल्व करोगे ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करते हुए, तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, वही एक्सप्रेशन आ जाएगी जो आपकी यहां पर थी। यही आपका नैंड टू नैंड नॉर टू नॉर में देखना होता है। तो ये हो गया आपका। ऐसे भैया देख लीजिएगा, अब रूल्स तो हमने लिखे थे करीब करीब 8-9 रूल थे इसके और बहुत अच्छे थे। उसके बाद देखो वेरीफाई इफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज वैलिड। प्रोपोजिशन का आपका क्वेश्चन मिलना है। तो अब आपका ये ए कंडीशनल बी और फिर आपका ये क्या है, ये आपका कंजंक्शन है, और फिर बी कंडीशनल सी इज इक्वल टू ए कंडीशनल सी निकलना चाहिए। तो बच्चों ये तो आप अपने आप से समझ लीजिएगा, बस यहाँ पे जो रूल है वो मैं बता दे रहा हूं कि जैसे कभी भी कंडीशनल का ऑपरेशन दिखाई पड़े तो जो भी दो वेरिएबल है, तो ये सब याद करा रहे हैं एक तरीके से। तो जो भी दो वेरिएबल है तो पहले वाले वेरिएबल पहला कॉलम माना जाएगा, दूसरा वेरिएबल दूसरा कॉलम माना जाएगा। तो पहले वाले कॉलम में 1 ढूंढना है बच्चों और दूसरे वाले कॉलम में 0 ढूंढना है, तभी रिजल्ट में 0 रखेंगे। तो यानी ए में 1 ढूंढो, बी में 0 ढूंढो, तो रिजल्ट में 0 रखो, बाकी सब जगह पे अपने आप ऑटोमेटिक 1 कर देना। तो देखते हैं, ए में 1 ढूंढो, ए में ये 1 है, और बी में 0 ढूंढो, तो इसके 4 1 के आगे 0 कहां है, यहां है, और सॉरी बी में देखना है, यहां है और यहां है, ये दो 0 है। तो इन्हीं के, यानी ये 2 कॉलम खाली आए सामने, तो इन्हीं के सामने आपने रिजल्ट में 0 लिखा है, बाकी पूरे कॉलम 1 कर देने हैं। ये इसका शॉर्टकट है। ऐसे इनमें दोनों में देखें तो बी में 1 ढूंढो, सी में 0 ढूंढो, तो बी में 1 ढूंढो और सी में 0 ढूंढो, एक ये मिल गया तो आपका यहां पर 0 लिखा जाएगा। फिर बी में 1 ढूंढो, सी में 0 ढूंढो, एक ये मिल गया तो यहां पे 0 लिखा जाएगा, बाकी सब
1 कर दिए। और उसके बाद ये साइन याद कर लो कि ये वाला साइन जो है मल्टीप्लाई का होता है और ये वाला साइन प्लस का होता है, और ये वाला साइन या एपोस्ट्रोफी वाला साइन या बार वाला साइन ये नॉट का होता है, ये अपोजिट करने के लिए होता है। तो हमारा यहां पर ये वाला साइन मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो ये आ जाएगा। उसके बाद एक कंडीशनल सी निकालोगे तो ये आया है। अब इसमें देखें तो ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, हाँ ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे लिख दिया गया हैंस प्रोपोजिशन इज इनवैलिड। और वैलिड कब होता? जब सारे 1 आ जाते, जब सारे 1 आ जाते तो वैलिड। और ये क्योंकि अच्छा यहां पे मैच करना ही नहीं था, इसके सारे 1 ढूंढने थे। वैलिड का मतलब है बच्चों सारे 1 आ जाए, अगर सारे 1 नहीं आए तो वो इनवैलिड माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मैं ये क्वेश्चन जबरदस्ती मैंने बढ़ा दिया कि वो नहीं तो ये सही, कोई ना कोई इस तरीके का आएगा, ये और करके इसीलिए लिख दिया है। यूजिंग टू टेबल स्टेट वेदर द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज टोटोलॉजी, कॉन्टिजेंसीज या कंट्राडिक्शन। तो ये आपका दिया गया है, आप इसको उसी वाले रूल के हिसाब से सॉल्व कीजिए। ये आपका एंड का साइन है, मल्टीप्लाई माना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई माना जाएगा। और ये आपका और ये भी एंड है, और ये बार का साइन, इसका मतलब निगेशन लगा दीजिएगा, ये तो निगेशन है ही, इसमें जो जो टर्म है उसको आप देखते चले जाइए। और लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है सॉल्व करने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये एक टोटोलॉजी है। बच्चों के पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, आज 4-5 फोन आ चुके हैं इतनी देर में। ओके, तो ये टोटोलॉजी प्रूफ हो गया। बहुत अच्छा बच्चों, अब बस थोड़ा सा सब्र रखिए और हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। जो भी तरीके आपको सोशल मीडिया पे दिखाई पड़े या जो हमारे यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो हर तरीके से हमसे जुड़ने की कोशिश करें। व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप बना है, आप उस पर क्वेश्चन पूछिए। एक फ्री ग्रुप भी मैंने दे रखा है जिससे ऑनलाइन वाले बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में उसका लिंक मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रोग्रामिंग पार्ट है वो मैं आज ही शाम को सॉल्व करवाऊंगा 5 बजे करीब, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। प्रोग्रामिंग सारी सॉल्व तो है, सिर्फ समझाना है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर एंड होती है। अब खुद बढ़िए और मुझे भी आगे बढ़ाइए, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।